रात के 12 बज गए, अरुण अभी तक घर नहीं आई। अरे फोन लगा रहा हूँ, लग नहीं रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है। तो ऐसे कब तक खड़े होकर इंतजार करते रहेंगे? चलिए उसके पास चलते हैं। लेकिन कहाँ जाएं? उसके ऑफिस, और कहाँ? ऑफिस? रात के अंधेरे में एक लड़की को खुलेआम निर्ममता से पीटा जा रहा था। इस तरह की गुंडागर्दी दिल दहला देने वाली थी और साथ ही साथ ये घटना नागरिकों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही थी। भोपाल में 2015 में हुई इस वारदात में वैसे तो शहर की सोच पर शुरू में कोई खास असर नहीं छोड़ा, लेकिन जब इस केस से जुड़े तथ्य सामने आए तो लोगों के होश उड़ गए। बस यही रोक लो भाई, यही रोक लो। अरुणा, अरु, खून! अजय, हे भगवान, ये सब क्या है? हमारी अरु मुसीबत है। ये तो मर चुकी। इसे कौन लेकर आया था? सब कुछ लोकल लोग ही लेकर आए थे। किले के पास उन्हें पड़ी हुई मिली थी। तुम फौरन पुलिस में इन्फॉर्म करो और तुम ये बॉडी मुर्दा घर लेकर जाओ। जी। इंस्पेक्टर साहब, उसके ऑफिस का सारा सामान बिखरा पड़ा था। खून के चीटे। इंस्पेक्टर साहब, पता नहीं हमारी अरुणा कहाँ चली गई है। डॉक्टर, इधर बॉडी कब आई थी? तकरीबन रात को 1 बजे। आप पंचनामा करें तो हम पोस्टमार्टम करा दें। आइए सर, आइए। सर, बॉडी तो सर यहीं रखी थी। तू कहाँ गई? सर पता नहीं कहाँ गायब हो गई। गायब हो गई मतलब सर मैंने खुद यहाँ बॉडी रखी है। कहाँ गई? आप शांत हो जाइए। क्या करती है आपकी बेटी? वकील है। किसी से कोई रंजिश, कोई झगड़ा? रंजिश और झगड़े का तो सवाल ही नहीं होता इंस्पेक्टर साहब। वो तो हमेशा समाज और जरूरतमंद लोगों की समस्या के लिए हमेशा उलझी रहती थी। मम्मी, मम्मी कहाँ है आप? मम्मी, अरे आप ऊपर क्या कर रही हैं? कपड़े सुखा रही हूँ। मुझे आपसे एक जरूरी काम है, जल्दी से नीचे आइए। अरे बेटा तू ऊपर आ जा, चल। ओफो, ठीक है, आ रही हूँ। मम्मी। हाँ बोल, क्या कह रही है? ये लीजिए। ये क्या है? मेरे पहले महीने की कमाई। अरे वाह, खुश रहे बेटा। 20,000 कमाए हैं, पूरे 20,000। 20,000? अरु बेटा, तू 20,000 कह के मेरे हाथ में ये 4-5 हजार रुपए पकड़ा रही है। अरे मैं क्या रख लूंगी? इन्हें तो मैं ठाकुर जी के चरणों में रखती, इसमें 1,000 रुपए का नोट आशीर्वाद के तौर पे रखती और तुझे देती। अरे भाई, इसकी बात सुन तो लो। हाँ बेटा बोल। मम्मी, मेरे ऑफिस के पास ना एक सब्जी वाली है, बेचारी बहुत गरीब है। उसका नाम संतोषी है। आपको पता है, अगले हफ्ते ना उसकी बेटी की शादी होने वाली है और उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, तो फिर मैंने उसे 15,000 दे दिया। पहले महीने की पहली कमाई, वो भी दान करके आ गई। तो पैसों का क्या है मम्मी, फिर कमा लूंगी। बिल्कुल सही। आज तो तू जल्दी आ गई, लेकिन तू रोज इतनी देर से आती है, इतना काम क्यों करती है? अरे मुझे भी पता है वकालत का टाइम टेबल। लेकिन मम्मी, ऑफिस तो रोज मैं 6 बजे ही ओवर कर देती हूँ। तो वो क्या है ना मम्मी, हमारे ऑफिस के सामने जो एक बस्ती नहीं है, उसमें कुछ गरीब बच्चे ऐसे ही घूमते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनके लिए अपने ऑफिस में इवनिंग क्लासेस खोल दूं। 8-10 बच्चे रोज आते हैं, उनको पढ़ा देती हूँ। कभी आकर देखना, पता है कितना मन लगा के पढ़ते हैं बच्चे। तो बताइए इंस्पेक्टर साहब, ऐसी लड़की के साथ वाला किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? जी सच पूछिए तो ऐसे लोग जो समाज की भलाई करना चाहते हैं, उन्हीं के दुश्मन ज्यादा बनते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी बेटी का किसी केस को लेकर कोई प्रॉब्लम? नहीं, ऐसी बातें उसने हमसे कभी नहीं बताई। अपनी बेटी की एक तस्वीर हमें दे दीजिए। ये एक चलती फिरती लाश का मंजर काल्पनिक और तिलिस्मी कहानियों में देखने सुनने को तो मिलता है, लेकिन भोपाल शहर का यह दृश्य किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था।
कहीं दूर इसी लड़की को इसके माँ बाप तलाश रहे थे। एक चादर में लिपटी ये लड़की पेशे से वकील, बेहद ही सामाजिक और जागरूक लड़की थी। पर फिर ये जो हमारे सामने था वो क्या था, क्यों था और किसके कारण था? पुलिस की तहकीकात शुरू हो गई, लेकिन उनके पास एक नाम, एक तस्वीर और एक ध्वस्त ऑफिस के अलावा फिलहाल और कोई सबूत नहीं थे। सर ये सब देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर मारपीट हुई है। फॉरेंसिक में खबर करो और आसपास के लोगों से पूछताछ करो कि कल रात को यहाँ पर किसी ने कुछ देखा तो नहीं था। कल रात को यहाँ पे मारपीट हुई थी, आप कुछ बताएंगे? नहीं साहब, कल तो मैं दुकान पे था ही नहीं। और कोई था? दुकान पे लड़के तो थे, लेकिन जल्दी चले गए तो किसी ने कुछ देखा ही नहीं साहब। आपकी दुकान तो पड़ोस में ही है, यहाँ रात को मारपीट हुई थी, इसके बारे में कुछ जानकारी है? नहीं तो साहब, हमारी दुकान तो 9 बजे बंद हो जाती है साहब, मुझे कोई मालूम नहीं साहब। अरुणा शर्मा वकील साहब को जानती हो? जी साहब। तुम्हारी बेटी की शादी में मदद भी की थी ना उन्होंने? हाँ साहब। कल रात को क्या हुआ था यहाँ, कुछ देखा तुमने? हम तो ठेला जल्दी बंद करके सो गए थे, हमने कुछ नहीं देखा साहब। पर तुम तो यहीं रहती हो ना? हाँ साहब, सोते तो यहीं हैं। अगर कुछ देखा हो तो सब सच सच बता दो। उस औरत ने मदद की है तुम्हारी? हमने कुछ देखा होता तो जरूर बता देते साहब। यहाँ जरूर कुछ हुआ है, डरे हुए हैं सब लोग, इसलिए सब कुछ छिपा रहे हैं। हाँ सर, मैंने भी यहाँ पर कुछ लोगों से पूछताछ की है, लेकिन कोई कुछ बताने को तैयार ही नहीं। बलराम सर, पता करो कि यहाँ का कोई लोकल बदमाश दहशतगर्दी तो नहीं फैला रहा है जिससे अरुणा का झगड़ा हुआ। देखो कि अपने थाने में या यहाँ आसपास के थाने में अरुणा ने किसी के खिलाफ कोई रिपोर्ट तो नहीं लिखवाई थी। चाय लीजिए। क्या हुआ? वो अरुणा अब तक लापता है। पुलिस को कभी ये पता नहीं चल पाएगा कि अरुणा के साथ हुआ क्या है। मैं पुलिस के पास जाऊंगा, सब सच बताऊंगा उनको। फिर वो लोग हमें भी नहीं छोड़ेंगे। प्लीज प्लीज पुलिस के पास मत जाओ। सर, ये है संजीव खत्री, नारकोटिक डिपार्टमेंट से। और सर, इन्होंने बताया कि अरुणा शर्मा ने 1 साल पहले नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के इनके लोकल ऑफिस में एक कंप्लेंट दर्ज कराई थी। कैसी कंप्लेंट? उसने शिकायत की थी कि उसके इलाके में ड्रग पेडलिंग हो रही है। सर, ये है बंटी सिंह के कुछ फोटोग्राफ्स जो अरुणा ने मुझे दिए थे। इस वक्त कहाँ है? सर, अभी तक तो ये जेल में था, 3 दिन पहले ही पेरोल पे रिहा हुआ है। 3 दिन पहले छूटा और बदला लेने अरुणा के ऑफिस चला गया। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। हो सकता है कि इसी ने अरुणा को अगवा किया हो। अरुणा शर्मा की तलाश जारी रखो और इस बंटी सिंह को भी ढूंढो। ओके सर। कैसा है मेरा भाई? देख कौन आया है। भाई कैसा भाई? कैसा है? ऐसी तैसी हो गई यार। 15 दिन के लिए बाहर आया हूँ, ये सब माल कैसे भी निकाल। हाँ भाई, समझा ना भाई, काम हो जाएगा भाई। बंटे, भाग! रुक, पकड़ो। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं बस डर गया था। अरुणा कहाँ है? क्या? अरुणा शर्मा कहाँ है? कौन अरुणा शर्मा साहब? मैं तो किसी अरुणा शर्मा को जानता ही नहीं साहब। सर नहीं जानता सर, सही बोल रहा हूँ सर, नहीं जानता। बलराम सर,
अच्छे से खातिर करो इसकी। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा सर। सर अभी मैं 3 दिन पहले पेरोल पे आया हूँ सर। मेरे चाचा की तबीयत खराब है सर। मैं कहाँ रहता तेरा चाचा? चाचा का नंबर है सर, फोन पे बात कर लो सर। इसके चाचा का नंबर लो। चल नंबर दे। सर मैंने पता लगाया है, बंटी सिंह सही कह रहा है। 3 दिन पहले वो अपने बीमार चाचा के पास था। इसने कुछ नहीं किया। इसको तो अरुणा शर्मा का नाम भी नहीं पता। तो सर अगर इसने हमला नहीं किया तो फिर किसने करवाया होगा? हो सकता है कि बंटी सिंह के कोई ऊपर वाला इन्वॉल्व हो सकता है सर। लेकिन जो भी इसमें इन्वॉल्व है, हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढ निकालना है। नहीं शिवानी नहीं, गलत है ये, बिल्कुल गलत है। हमारा चुप रहना बहुत गलत है। मैं जाऊंगा और पुलिस को सब सच सच बताऊंगा। पुलिस के पास मत जाओ शिवांगी, हमारा चुप रहना और ज्यादा गलत होगा। सुनिए तो, कहाँ जा रहा है अंकल? वो सब्जी लेने। सब्जी लेने? हाँ। पहुंच जाएगी सब्जी घर? नहीं सर, मैं ले आऊंगा। अरे पता है अंकल, पुलिस स्टेशन जा रहा है। अरे आंटी समझाओ ना अंकल को कि घर में रहे। अरे बाहर का मौसम अच्छा नहीं है, बेकार की ठंड लग जाएगी अंकल जी को। हाँ और देखो आंटी, एक खुशखबरी भी है। तो बड़े भैया ने खबर भिजवाया है कि 20 लाख नहीं 16 लाख दे दो और आराम से रहो। और किसी से अगर कुछ बोला तो क्या? ये ड्रग्स के बारे में तो उसने कभी बताया नहीं हमें। इंस्पेक्टर साहब, ऐसी कोई भी बात जिससे उसे लगता है कि मम्मी पापा को टेंशन होता है वो मैं कभी नहीं बताती। सबका भला ही करती है वो तो। वैसे कोई सुराग मिला उसका? हर तरफ अलर्ट कर दिया है, फोटोग्राफ्स भी सर्कुलेट करवा दी गई। होपफुली जल्दी कुछ पता चल जाना चाहिए। एक्सक्यूज मी। हेलो, कोई रात को 1 बजे बॉडी लेकर आए थे। हमने एग्जामिन किया तो लड़की मर चुकी थी। क्या वो ये लड़की है? हाँ ये वही है। आपको पक्का यकीन? हाँ यही थी। और सुभाष नगर थाने से कुछ लोग आए थे पंचनामा करने के लिए। जब हम मरचुरी पहुंचे तो बॉडी मिसिंग थी। डेड बॉडी मिसिंग यानी लाश गायब हो गई? जी, आप चाहें तो सुभाष नगर थाने मालूमात कर सकते हैं। कुछ पता चला? जी वो क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? जी वो खबर अच्छी नहीं है। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, बताइए। हमें पता चला है कि आपकी बेटी की बॉडी सुभाष नगर हॉस्पिटल में कोई छोड़ गया था। बॉडी? और मॉर्ग से उसकी बॉडी भी गायब। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हटो क्या हुआ? सर ये तो अरुणा शर्मा है। एम्बुलेंस बुलाओ। ओके सर। अरुणा शर्मा कहाँ है? इमरजेंसी में जाइए। इंस्पेक्टर साहब कहाँ है मेरी बेटी? अरुणा। डॉक्टर्स एग्जामिन कर रहे हैं, अभी बेहोश है। ठीक। डॉक्टर कैसी अरुणा? कैसी बच्ची हमारी? मैं उसका फादर हूँ, ये उसकी मम्मी है। बहुत गहरे जख्म है उसके। लगता है किसी ने बहुत बेरहमी से मारा है उसे। यूं समझ लीजिए वो तो मरते मरते बची है। डॉक्टर साहब कब तक होश आएगा? लेट्स सी, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्दी से होश आ जाएगा, मगर आप फिक्र ना करें, इस समय वो खतरे से बाहर है। अच्छा ठीक है ना? अपने 2 आदमियों को यहाँ पर ड्यूटी पे लगा दो। अरुणा की जान को अभी भी खतरा हो सकता है। ओके सर। अरे मेरी बच्ची, बेटा
बेटा हम दोनों हैं बेटा। हे मम्मी पापा क्या हुआ इसको? डॉक्टर साहब आंखें बंद। ये जवाब क्यों नहीं देती? आप लोग जरा बाहर आइए, आप लोगों से कुछ जरूरी बात करना है, प्लीज। लड़की के सिर पर गहरी चोट लगी है, मोमेंटरी पार्शियल डिमेंशिया, याददाश्त पर असर पड़ा है। तो फिर वो पुलिस स्टेशन कैसे पहुंचे? जाहिर है उसको अपने बारे में कुछ तो याद होगा। पार्शियल लॉस है, कुछ याद है और कुछ याद नहीं। सच पूछिए तो जिंदगी महज यादों का सिलसिला है। हमारी पहचान, हमारी शख्सियत यादों से ही कायम है। अगर एक पल के लिए भी दिमाग के कैनवस से ये यादें धुंधली हो जाएं, तो ना नाम रह जाएगा और ना वजूद। अरुणा के साथ भी इस वक्त कुछ ऐसा ही हो रहा था। एक भयानक हादसे ने उसके मन मस्तिष्क पर गहरा असर डाला था। कुछ याद था तो बहुत कुछ भूल चुकी थी, और ऐसे में पुलिस के लिए उसके साथ हुए अपराध की गुत्थी को सुलझाना बहुत कठिन हो गया था। पुलिस के पास अब एक ही विकल्प रह गया था, इंतजार। अरुणा के स्वस्थ होने का इंतजार, उसकी याददाश्त लौटने का इंतजार। और अरुणा के परिवार के लिए अरुणा का लौटना मानो नया जन्म ही था। यादें धुल गई थी, लेकिन अरुणा जिंदा थी। जिंदगी में उम्मीद लौट आई थी। क्या देख रही है? अपनी फोटो? ये तेरे 12वें जन्मदिन की फोटो है। तुझे याद है उस दिन तेरा जन्मदिन था? तूने कहा था मम्मी मेरी सब फ्रेंड्स को बुलाना, रेशमा, प्रीति, मेघना, अंजू। अंजू? हाँ, बर्थडे। और तूने कहा था उनको छोले बहुत अच्छे लगते हैं, कहा था ना तूने? और मैंने उस दिन खूब चटपटे छोले भटूरे बनाए थे तेरे बर्थडे में। हाँ, हाँ बेटा। और फिर हम उनके लिए याद आया। देखो डॉक्टर ने कहा है कि इस पे ज्यादा प्रेशर नहीं डालना। हमारे लिए कम है कि हमारी बेटी वापस आ गई। अरे इंस्पेक्टर साहब आइए आइए। कैसी हैं आप? 17 तारीख की रात को आपके ऑफिस में आप पे जानलेवा हमला किया गया था। इस बारे में आपको कुछ याद है? कुछ भी? थोड़ा बहुत? कौन लोग थे? क्या पहन रखा था उन्होंने? कहां से आए थे? कहां लेकर गए थे वो आपको? सोचिए, थोड़ा सा कोशिश कीजिए सोचने की। बलराम, इन फोटोग्राफ्स को देखिए। इस आदमी को जानते हो? ड्रग्स। इनमें से किसी ने आप पे हमला किया था जो आपकी इस हालत के लिए जिम्मेदार? देखिए देखिए, ठीक से देखिए। ड्रग्स के बारे में आप कुछ बता रही थी। हाँ देखिए, इसको देखिए। नहीं? स्कूल? कौन सा स्कूल? किस स्कूल की बात कर रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, ये दरअसल शाम को अपने ऑफिस में गरीब बच्चों को पढ़ाती हैं। देखो, ठीक से तलाशी लो। ब्रिजेश। बलराम, इसको चेक करो। यस सर। अरुणा का ये स्कूल शाम में चलता था। यस सर। तो जब हमला हुआ, हो सकता है कोई एक बच्चा यहाँ पर हो सकता है सर। वैसे बच्चे अपने माँ बाप के साथ यहीं पास में झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। चाहे तो हम उन्हें बुलाकर पूछताछ कर सकते हैं। बात तो करनी ही पड़ेगी। साहब 10 बजे आखिर में अपने बच्चे को ले गई, तब तो सब कुछ ठीक ठाक था साहब। अरुणा मैडम जी भी बिल्कुल ठीक ठाक थी। उसके बाद क्या हुआ साहब, हमें कुछ नहीं पता। बच्चों,
तुम लोग बताओ, क्लास में क्या हुआ था? पढ़ाई, अंग्रेजी, हिंदी और गणित। और क्लास के बाद क्या हुआ था बेटे? बोलो, डरने की जरूरत नहीं है, बोलो। बच्चों बताओ, क्लास के बाद क्या हुआ था? इनकी मैडम पर जानलेवा हमला हुआ है, मरते मरते बची है वो। इतना कुछ किया आप लोगों के लिए, आप लोग एक बयान नहीं दे सकते? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। कुछ लोग आए थे मैडम को पैरोल। क्या बोल रहा बच्चा आपका? हाँ, आपने कुछ नहीं देखा? नहीं साहब, हमको कुछ तो नहीं होगा ना साहब? देखिए, आपको कुछ नहीं होगा, जो भी हुआ साफ साफ बताइए। मैं अपने बच्चे को रोज अरुणा मैडम की क्लास में लेके जाती थी ताकि मेरा बच्चा कुछ सीख सके, और मैं भी वहीं बैठती थी ताकि 2 अक्षर मुझे भी आ जाए। पर उस रात A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for apple, F for fish. Very good. चलो बच्चों, आज की क्लास खत्म हो गई है, बाकी कल पढ़ेंगे। चलो चलो फटाफट चलो, आओ। काकी, आप इसे साथ ले जाइएगा, इसकी माँ नहीं आई है, ठीक है? आओ, चलो बाहर आओ, आ जाओ। चलो अपना पूरा होमवर्क करके आना, ठीक है? अरे सीधी तरीके से हमारी बात तुम्हारी खुपड़िया में घुसती नहीं है का? केस लड़ोगी? कैसे लड़ते हैं केस हम बताएं तुम? इतना कुछ हो गया और आपने पुलिस को बताने की जरूरत भी नहीं समझी? हम लोग गरीब आदमी है साहब, कोर्ट और पुलिस से बहुत दूर रहते हैं साहब। कुछ याद है कौन थे वो लोग? 2 रोज पहले अरुणा मैडम से मिलने एक साहब आए थे। अरुणा जी। अरे राम नरेश ठाकुर जी, आप? आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी कहिए। ये लोग, अरे आप फिक्र मत कीजिए, आप बोलिए। देखिए, मैं ये कह रहा था कि आप पुलिस में रिपोर्ट कर दीजिए, आपकी जान को खतरा है। हम वकीलों की जान को हमेशा से खतरा रहता है। आप समझने की कोशिश कीजिए। वो मेरे घर आए थे, मुझे धमकी देकर गए और कहकर गए कि वो आपको सबक सिखाएंगे। वो ना कुछ कर सकते हैं ना वो कुछ करेंगे। मैं कह रही हूँ ना आपसे, आप इत्मीनान से घर जाइए। फिर भी अगर आप एक बार पुलिस को... आप फिक्र मत कीजिए। अच्छा, कौन थे ऐसा? वो तो पता नहीं साहब, पर अरुणा मैडम उनको राम नरेश ठाकुर जी कहकर बुला रही थी। राम नरेश ठाकुर? बलराम सर, राम नरेश ठाकुर से रिलेटेड कोई ना कोई फाइल हमें यहाँ जरूर मिलेगी। अच्छी तरह से सर्च करो, कोई ना कोई क्लू यहीं से मिलेगा। ओके सर। सर, यहाँ पर राम नरेश ठाकुर से रिलेटेड कोई भी फाइल नहीं। कौन? इंस्पेक्टर दिनेश शुक्ला। ओह, इंस्पेक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। आइए। राम नरेश ठाकुर, इनको जानती हैं आप? राम नरेश ठाकुर आपके क्लाइंट हैं या आप पर हमला करवाया होगा इन्होंने? ठाकुर। बोलो बेटा बोलो। डिपार्टमेंट ऑफ क्या? बताइए, कोई हादसा हुआ इनके साथ? याद कीजिए, बताइए डिपार्टमेंट ऑफ क्या? बेटा अरुणा जी। राम नरेश ठाकुर, डिपार्टमेंट ऑफ क्या हो सकता है? बच्चे मासूम होते हैं और शायद इसीलिए साहसी भी। जहां बड़े सच बोलने से, सही गवाही देने से कतरा रहे थे, वहीं एक बच्चे ने अरुणा के साथ हुई वारदात का ब्यौरा दिया और पुलिस को आगे का रास्ता दिखाया। उधर अरुणा की हिम्मत भी कम नहीं हुई थी। याददाश्त खो जाने के बावजूद उसमें अपने अपराधियों को सजा देने की इच्छा शक्ति अब भी कायम थी। इसीलिए शायद ठाकुर साहब का नाम सुनते ही अरुणा बोल पड़ी। पुलिस के सामने एक बहुत बड़ा सुराग आ गया था। क्या था राम नरेश ठाकुर का सच, और कौन थे वो लोग जिनसे राम नरेश ठाकुर अरुणा को आगाह कर रहे थे? आखिर ये मसला क्या था? सर ये रहे अरुणा शर्मा के फोन कॉल रिकॉर्ड्स। कुछ मिला इसमें? हाँ सर। सर, इन सारे नंबर्स में से एक नंबर राम नरेश ठाकुर के नाम का है। ये देखिए, अरुणा शर्मा के मिसिंग होने के 3 दिन पहले इस नंबर से पहली बार कॉल आया था अरुणा शर्मा के मोबाइल फोन पे। उसके बाद दोनों तरफ से कई बार कॉल हुए। इस राम नरेश ठाकुर का एड्रेस पता करो। पता कर लिया सर। जी राम नरेश ठाकुर? जी हाँ। अरुणा शर्मा को जानते हैं आप?
हाँ हाँ जानता हूँ। अरुणा शर्मा को आप जानते कैसे? कोई केस लिया था उन्होंने आपका? केस? नहीं जी नहीं। तो फिर आप उनसे मिलने उनके ऑफिस क्यों जाते थे? वो ऑफिस वो छोटे गरीब बच्चों को पढ़ाती है ना वो, तो उसके चंदा देने के लिए। और चंदा देने के साथ साथ आपने उसे आगाह भी किया था। जी? अरुणा शर्मा के ऊपर किसी बात का खतरा था, यही बताने गए थे ना आप उसके यहाँ? वो तो ऐसे ही बातों बातों में बोल दिया था। आप तो जानते ही हैं, सोशल वर्क करने वालों को खतरा तो होता ही है ना। अरुणा शर्मा के मिसिंग होने से पहले आपकी और अरुणा की काफी बातें होती थी फोन पे। क्या बातें होती थी आप दोनों? यही वो बच्चों की पढ़ाई, चैरिटी, यही। राम नरेश जी, आई होप आप हमसे कुछ छिपा नहीं रहे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो आपसे फिर से पूछताछ करेंगे। जी। बलराम ये हमसे कुछ छिपा रहा है, इस पे 24 घंटे नजर रखो। मुझे पूरा विश्वास है कि लीड हमें इसी से मिलेगी। ओके सर। सर हमारा जो आदमी राम नरेश ठाकुर पे नजर रखे हुए है, उसने राम नरेश ठाकुर को गंभीर सिंह रघुवंशी कॉर्पोरेटर के दफ्तर में जाते हुए देखा है। और सर एक नई बात पता चली है, राम नरेश ठाकुर के इस कॉल रिकॉर्ड में 1 नंबर गंभीर सिंह रघुवंशी का भी है। और पिछले कुछ दिनों से इन दोनों में काफी बातचीत हुई है सर, ये देखिए। क्या चल रहा है इन दोनों के बीच? ये कौन है? गंभीर सिंह रघुवंशी। क्या किया था इसने? मालूम नहीं। ठीक से सोच के बताइए, क्या किया था इसने? सर चेहरा तो पहचानती है ये, इसका मतलब कि ये इस कॉर्पोरेटर को जानती है। पर कनेक्शन क्या है? हाजी, वो आदमी कौन था? आप कौन? सब इंस्पेक्टर बलराम साहू। कौन था वो आदमी? सर वो राम नरेश ठाकुर साहब जी है और हमारी ऑफिस में काम करते थे। क्या बातें हो रही थी आप दोनों के बीच में? सर उनको पैसा चाहिए, 15 लाख रुपया कर्जा। 15 लाख? जी। क्यों? होगी उनकी कोई प्रॉब्लम सर, और मैं इतना छोटा सा आदमी कहाँ से लाऊंगा इतना पैसा। ठीक है, जाइए सर। सर एक बड़ी अजीब सी बात सामने आई है। अरु बेटा देख, ये छोटी सी प्यारी प्यारी गुड़िया कौन है? ये तू है। देख डांस करती हुई 11 साल की बच्ची। अच्छा ये देख, तेरी तस्वीर वकील की डिग्री के साथ। देख बेटा, याद कर, वकील, डिग्री,
क्या हालत हो गई है इस लड़की की, और गलती क्या थी इस बेचारी की? यही ना कि ये दूसरों की मदद करती थी, बुराई के खिलाफ आवाज उठाना चाहती थी। यही गलती थी ना इसकी? बताइए राम नरेश ठाकुर जी, यही गलती थी इसकी? राम नरेश ठाकुर? राम नरेश ठाकुर आप है ना? आपको तो सब पता है ना कि मुझ पर हमला किसने किया था? आपको सब पता है, इनको बताइए ना कि मुझ पर हमला किसने किया था। ये कब से मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझ पर हमला किसने किया। आपको सब पता है ना? आप बोलिए ना इनको कि मुझ पर हमला किसने किया था। बताइए इनको, बताइए। बता रहा हूँ बताता हूँ। बात यह है कि मैं बहुत डर गया था, लेकिन अब मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, सब सच सच बताऊंगा। ये अरुणा पर गंभीर सिंह रघुवंशी ने हमला करवाया था, क्योंकि ये उसके रास्ते में आ रही थी। नहीं था। अभी सच बोलेगा और खुराक दो। बताता हूँ तो उस वकील पर हमने ही हमला किया था साहब, हमने ही हमला किया था। किसके कहने पे किया था हमला? देखिए, मैं एक साधारण सा सरकारी मुलाजिम, अभी रिटायर हुआ। मेरी जिंदगी की कुल जमा पूंजी के नाम पर मेरे पास एक मकान, वो भी मेरे किराएदार ने हथियार रखा था। मैं पुलिस में रिपोर्ट करने का सोच ही रहा था कि एक दिन। अरे नमस्ते। नमस्कार अंकल, कैसे हैं आप? जी अच्छा हूँ। आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो। आपके मकान के बारे में सुना है, कुछ लफड़ा चल रहा है क्या? पुराना जो किराएदार है मकान खाली नहीं कर रहा, बहुत परेशान हूँ। हम खाली करवा दें? आप करवाएंगे? गंभीर सिंह रघुवंशी अंकल, पब्लिक सर्वेंट, पार्षद हैं हम, अपने अंकल का काम नहीं करवाएंगे? अपना मकान होते हुए भी मुझे दूसरे के किराए के मकान में रहना पड़ रहा है। गृह प्रवेश की तैयारी कीजिए, कल दोपहर 3 बजे तक आपका घर खाली हो जाएगा। चल बाहर निकाल, बहुत रह लिया तुम मुफ्तखोरी में। निकाल, अरे निकाल। क्या बदतमीजी है? बदतमीजी कुछ नहीं। कितनी बार तेरे को खाली करने को बोला हूँ, समझ में नहीं आता? अरे समझ में नहीं आता, क्या कर रहे हैं आप लोग? मकान खाली होने की खबर सुनते ही हम पति पत्नी वहां मकान पर पहुंचे। ओ अंकल जी, आइए 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 आइए। हमने सोचा कि कुछ पूजा वगैरह। वो हमारा सामान। अंकल, गृह शुद्धि, सामान सजाना, इन सब के लिए आप गंभीर भाई से बात करिए। ये तो गलत है। सही गलत का फैसला तो गंभीर भाई ही करेंगे। आप उन्हीं से बात कीजिए। चलो जी हाँ, कहने लगा कि आगे क्या करना है गंभीर भाई बताएंगे। अरे बड़ा बदमाश है वो, खुद भी तो बता सकता था आपको। जी अरे अंकल, बच्चे लोग ने बहुत मेहनत करा आपका घर खाली कराने में, अब उसके लिए बच्चे लोगों को कुछ मिठाई तो देना पड़ेगा ना। अच्छा मिठाई, ये लीजिए। अरे अंकल, 500 रुपए में कौन सा मिठाई आता है जी? एक काम कीजिए, आप कल 20 लाख रुपए लेके आइए, आपका घर खाली करवा देंगे। 20 लाख तो मेरे पास नहीं है। फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अंकल, बच्चे लोगों ने बहुत मेहनत करा है, मिठाई का पैसा तो देना पड़ेगा उनको। पर आप टाइम ले लीजिए, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है, फिर करते ना बात। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हम चल रहे हैं ना, चलकर बात करते हैं। अरे नमस्कार अंकल जी, आइए आइए, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। बैठिए बैठिए।
पैसे का इंतजाम हो गया? जी वो आप जो कर रहे हैं वो गैर कानूनी अपराध है। आपकी तारीफ मैडम। अरुणा शर्मा, लॉयर। अरे अंकल, कहाँ ये कानून के पचड़े में पड़ गए? आपके और मेरे बीच की बात है, बैठ के सुलझा लेंगे। नहीं वो देखिए प्लीज। चाय लेंगे अंकल या कॉफी लेंगे? देखिए प्लीज, आप इनका मकान खाली कर दीजिए। बताइए लेंगे क्या, चाय या कॉफी? नहीं। अरे मैं आपसे कुछ बात। चाय पिलवाते हैं आपको बहुत अच्छी वाली। अरे आप सुन तो रहे, मैं बोल क्या रही हूँ? जो मैं आपसे बोल रहा हूँ अब आप सुनिए। आप यहाँ से जाइए, गो। तो इतना टेंशन में आप पैसे का इंतजाम कीजिए, टाइम है आपके पास अभी। लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए। मैडम आप जाइए यहाँ से, गो। अंकल आपको थोड़ी कहा। अरे आप तो बैठिए। अरे बैठिए, चाय आ रही है अंकल जी। जी बाय। अरे कहाँ जाना है मैडम जी? आइए बैठिए, हम छोड़ देते हैं। क्षमा चाहेंगे मैडम, बहुत बड़ी गलती हो गई, आपसे चाय पूछना भूल गए। कल राम नरेश ठाकुर जी वाले केस में एक पिटीशन दायर कर रही हूँ सेशंस कोर्ट में। फिर चाय के साथ साथ आपको मिठाई भी खिलाऊंगी। कैसी वकील हैं आप? जमीन जायदाद के मुकदमे ऐसे हल होते हैं, पुश्ते बीत जाती हैं टलते टलते। राम नरेश अंकल अगर हमसे समझौता कर लें तो एक दिन में मामला हल हो जाए। आपके चक्कर में रहे तो उनकी पुश्तों के वाल सफेद हो जाएंगे मैडम। मुझे तो लगा था आप एक पब्लिक सर्वेंट हैं, आपको आपकी इज्जत की काफी फिक्र होगी, लेकिन आप तो मतलब ये कि अगर ये केस कोर्ट में गया और ये खबर अखबार में छपी तो फिर आपकी इज्जत का क्या हाल होगा, ये कभी सोचा है आपने? अब देखिए ना, भले ही मकान खाली कराने में हमें थोड़ा सा वक्त लग जाएगा, लेकिन कॉर्पोरेटर की कुर्सी लोगों के वोट से चलती है। अगर ये खबर अखबार में छपी तो ये कुर्सी जरूर खाली हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं कल सेशंस कोर्ट में। चाय जरूर तैयार रखिएगा। कॉर्पोरेटर समझ चुका था कि ये मामला कोर्ट में जाने वाला है। उसने मुझे मनाने की कोशिश की थी, लेकिन जब मैं नहीं मानी तो चलो अपना पूरा होमवर्क करके आना, ठीक है? अरे सीधी तरीके से हमारी बात तुम्हारी खोपड़िया में घुसती नहीं है का? केस लड़ोगी? कैसे लड़ते हैं केस हम बताएं साला किसी ने कुछ बोला ना तो जान से मार देंगे। आप लोग अंदर कैसे आए? तुम्हें अरेस्ट करने आए। किस जुर्म में? अरुणा शर्मा पे जानलेवा हमला करने के जुर्म में। सबूत है आपके पास? सबूत तो बहुत है हमारे पास तुम्हारे खिलाफ। अरुणा शर्मा जिंदा है। अरे छोड़िए आप हमें। अरे तरीका है को ले जाने का, आप छोड़िए हमें। दुनिया में बुराई, अनीति और अन्याय के खिलाफ लड़ने वालों की कभी कमी नहीं होती। कारण यहाँ पर अरुणा जैसे लोग हर शहर और हर गांव में होते हैं, जो सिर्फ न्याय के लिए नहीं लड़ते बल्कि लोगों के लिए मिसाल बनते हैं। इस बात का सबूत बनते हैं कि असत्य पर सत्य की और अन्याय पर न्याय की हमेशा जीत होती है। ये आखिरी बार बोल रहा हूं तेरे को मैं, एक गलती और तू खत्म। समझा दे इसको, पूरा गला घोट कर मार दूंगा इसका। हाय, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। वो मेरा कॉलेज का दोस्त है ना, वो बहुत टाइम से मुझे मिला नहीं था, वो रास्ते में मिल गया तो हमसे थोड़ा बात कर रहे थे। पापा ने देखा और पता नहीं क्या समझ लिया, मुझे बहुत मारा। तेरी कसम, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। आई तू भाग जा। मैं जानती हूँ तूने कुछ नहीं किया बेटा, लेकिन ये बात तेरे बाबा नहीं समझ पाएंगे। अगर तू जिंदा रहना चाहती है ना तो तू भाग जा।
कहते हैं कि रिश्तों की मिठास इंसान की जिंदगी में एक अलग जायका लेकर आती है। बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं ये हमारी जिंदगी के। एक दूसरे से विश्वास, प्यार और समझ की उम्मीद रखते हैं ये रिश्ते। लेकिन अगर किसी रिश्ते में कोई सिर्फ हक जताना जानता हो, अगर किसी रिश्ते पर अहम का साया हो, और अगर कोई रिश्ता किसी गलत सोच की वजह से एक बोझ बन जाए, तो रिश्तों की मिठास कड़वाहट में बदल जाती है और जिंदगी पर मंडराता है सिर्फ और सिर्फ खौफ। हमारी आज की कहानी ऐसे ही रिश्तों की कहानी है जो शुरू तो होते हैं प्यार से, लेकिन खत्म होते हैं खौफ पर। सर, सबसे पहले कचरे वाले ने देखा, लगभग 25-26 साल की उम्र की लड़की होगी, और सर अलग किया हुआ है। और बाकी की बॉडी वो भी तो कहीं आसपास होगी। सर लगभग आधे किलोमीटर के इलाके में पूरा छान मारा, लेकिन कहाँ कुछ नहीं मिला। इसका मतलब है कि कातिल ने कत्ल करके शरीर कहीं और फेंक दिया ताकि हमें गुमराह कर सके। राणे एक काम करो, सारे पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करो कि 24-25 साल की किसी भी लड़की की मिसिंग कंप्लेंट मिले या आने वाले दिनों में कोई भी हेडलेस बॉडी मिले तो हमसे संपर्क करें। इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। सर, एक लड़की की बॉडी मिली है, बिना सर की बॉडी। सर कोई पहचान नहीं है, ना कोई मोबाइल है, ना कोई पर्स, कोई मार्क नहीं, ना कोई टैटो, कुछ भी नहीं। ठीक है सर। सर, आज सुबह विक्रोली में एक लाश मिली है, कंस्ट्रक्शन साइट पर। लाश एक लड़की की है और उसकी उम्र भी लगभग 24-25 साल की है। विक्रोली और भांडुप में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, हो सकता है ये उसी लड़की की बॉडी हो जिसका सर हमें मिला है। अगर मर्डर उस एरिया में हुआ है तो हमें सर हैंडओवर करना पड़ेगा, लेकिन राणे उससे पहले हमें ऑटोप्सी एक्सपर्ट से ये पता करना पड़ेगा कि सर और बॉडी एक दूसरे से मैच करती है कि नहीं। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर, हमें मिला हुआ सर और विक्रोल में कंस्ट्रक्शन साइट पर मिली हुई बॉडी एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे। लेकिन हैरत की बात यह है सर कि दोनों कत्ल एक ही दिन, मतलब 11 तारीख को रात को 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में हुए हैं, और दोनों की उम्र लगभग 25 साल है। मतलब दो अलग अलग लड़कियों का कत्ल एक ही दिन, एक ही समय पे, एक ही तरीके से हुआ। राणे ये बात अजीब है। और सर एक बात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह भी साबित हो रहा है कि दोनों मर्डर में मर्डर वेपन भी एक ही है। इसका मतलब हमें एक सर और एक बॉडी और मिलने वाली है। कोठे जाले? वो 3 दिन से मानसी का फोन नहीं आया, तो मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। तू अब भी मिलती है उससे? कहाँ मिली वो तुझे? 3 साल हो गए उसे घर छोड़कर गए, और तूने उसे इतनी जल्दी माफ कर दिया? कहाँ मिली वो तुझे? कहाँ? 3 महीने पहले उसने मुझे फोन करके बताया कि वो बहुत खुश है, उसे एक जगह बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। हेलो हेलो हेलो, बोला ना, कौन बोलता है? आए मन्नू, कशी है तू? सब ठीक है ना बेटा? आई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू यहाँ वापस नहीं आई ना बेटा? आई, आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए तेरी याद आ रही थी रे। आई, तुझसे मिलने का मन कर रहा है। नहीं बेटा, तू जहाँ है वहाँ सुखी रहे, मेरे पास आने की गलती भी मत करना। तू खुश है, मैं उसी में खुश हूँ। चल मैं फोन करती। रडायला काय झाला? किसका फोन था? मानसी का फोन तो नहीं था? अगर मुझे गलती से ही पता चला ना कि तो
नालायक मानसी से बात कर रही थी। और तुझे तो कुछ नहीं करूंगा, लेकिन उसे मैं उस नर्क से भी ढूंढ निकालूंगा और वापस उसे नर्क में डाल दूंगा। समझे? समझे कि नहीं? कब गई वो घर से? 3 साल पहले। क्या 3 साल पहले? और आप आज मिसिंग कंप्लेंट लिखवा रही हैं? 3 साल पहले वो घर से भागी थी, उसके बाद उसका कोई कांटेक्ट नहीं था, लेकिन अचानक 4 महीने पहले उसका फोन आया था। उसके बाद उससे रोज बात होती थी। माझी मुलगी खूब खुश है, वो यही के किसी पार्लर में काम करती है साहब, लेकिन 3 दिन से उसका कोई फोन नहीं आया साहब। मला खूब भीती वाटत है, मेरी बेटी को कुछ हुआ तो नहीं ना साहब? उसका कोई मोबाइल नंबर है? हाँ दीजिए। ये चेहरा क्यों ढक के रखा आपने? वो साहब मुझे थोड़ी चोट लगी है साहब। मैंने उसे फ़ोन किया था, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। आजकल रहती कहाँ है वो? साहब यहीं रहती है वो। मैं उसके घर पे भी जाके आई, लेकिन उसके घर पे ताला है। आजूबाजूला विचारलं त्यांना नाही माहित। और ये यहाँ पे वो काम करती है साहब। वो क्या है ना, आजकल मैं बहुत सारी बातें भूलने लगी हूँ, इसलिए सब लिख के रखती हूँ। वो घर से भागी क्यों थी? कोई प्यार वार का चक्कर था क्या? मालूम नहीं साहब। उसकी शादी हुई थी? नहीं सब ये खोली मेरी है। मानसी यहाँ पे रहती है भाड़े पे, पर 3 दिन से इधर ताला लगा हुआ है। तू क्या रोज यहाँ पर आकर देखता है? सब आने जाने का रास्ता यही है। मेरी खोली भी इधर पास में है, तो लिख जाता है। फिर तो रोज बातचीत भी होती होगी उससे आपसे? साहब आप तो बात का मतलब ही उल्टा निकाल ली। बातचीत कहाँ होती है साहब? हाँ, काम पड़ता है तो बात होती है। वैसे अच्छी लड़कियां हैं साहब। लड़कियां? और कौन रहता है उसके साथ? उसकी बहन रहती है साहब, वैशाली। उसकी माँ ने तो उसकी बहन का कोई जिक्र नहीं किया था। शायद सर दोनों जन घर से भागकर आई होगी। अगर मानसी अपने बहन के साथ रहती है, तो जिस सैलून में वो काम करती है वहाँ किसी ना किसी को तो मालूम होगा उसकी बहन के बारे में। सर मानसी ने 11 तारीख से तो 1 हफ्ते की छुट्टी ली है। किस लिए? वो तो पता नहीं। पिछले कुछ दिनों में आपको ऐसा लगा कि वो टेंशन में या कोई परेशानी है उसकी? नहीं तो मुझे तो ऐसे नहीं लगा। हाँ लेकिन जब वो 10 तारीख को काम पे आई थी, उसका गाल सूजा हुआ था। ऐसा लगा कि किसी ने उसको खींच के जोर से मारा होगा। मानसी ने कभी भी आपसे अपनी बहन के बारे में कोई जिक्र किया? बहन? मुझे पता भी नहीं था मानसी की बहन है। जी हाँ, मानसी की एक बहन है, लेकिन उसका नाम वैशाली नहीं मनीषा है, जो अपने पति के साथ कुर्ला में रहती है। तो उसकी कोई वैशाली नाम की सहेली है? वो तो मुझे नहीं पता, उसका कभी उसने जिक्र नहीं किया। ठीक है, दरअसल हमें एक लड़की का कटा हुआ सर मिला है। उसकी पहचान करने के लिए आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। एक काम करो, उस मकान मालिक सतीश को भी बुला लो। जी सर। खोलो इसे। साहब ये मानसी नहीं है। ये तो वैशाली है, मानसी की बहन वैशाली। ये क्या पागल के जैसे बोल रहे हैं? ये कोई मानसी की बहन बहन नहीं है। देखिए सुजाता जी, जरा गौर से देखिए, क्या आप इस लड़की को नहीं जानती? ये मानसी नहीं है और उसकी बहन भी नहीं है। मानसी ने खुद बताया था कि वैशाली उसकी बहन है और सब बड़े प्यार से रहते थे दोनों। मैंने कहा ना, ये मानसी नहीं है। उसकी छोटी बहन उसके पति के साथ कुर्ला रहती है। लेकिन साहब मैं एक मिनट, आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए। देखिए, विक्रोली में पुलिस को एक लाश मिली है, सर कटी हुई लाश, जो इस सर से मैच नहीं करती है। मतलब किसी और लड़के की लाश है। क्या आप उस डेड बॉडी को देख के बता सकती है कि वो आपकी मानसी है या नहीं? देखिए, इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, प्लीज़। ये भी मेरी मानसी नहीं है। आपको पक्का यकीन है? हाँ बिल्कुल, ये मानसी नहीं है। पिछले 3 सालों से आप उससे मिली नहीं है, फिर इतना यकीन से कैसे कह सकती कि मानसी नहीं है? साहब, मैं उसकी आई हूँ, मैं जानती हूँ ये मानसी नहीं है। मैं कह रही हूँ ना, ये मानसी नहीं है। क्या आप अपनी छोटी बेटी को पुलिस स्टेशन बुला सकती हैं? जी हाँ, मैं ही मनीषा हूँ, मानसी की छोटी बहन।
ये मानसी को तुमने आखिरी बार कब देखा था? 3 साल पहले, जब वो घर छोड़कर भागी थी। अच्छा, तुम्हारे पास मानसी के साथ खींची हुई कोई तस्वीर है? जी हाँ, ये 3 साल पहले की, जब हम सब साथ में रहते थे। कसम से साहब, मानसी ने खुद बोला था कि वैशाली उसकी बहन है करके। मैं झूठ क्यों बोलूंगा साहब? पिछले 1 साल से दोनों बहनें हैं करके जानता हूं, इसलिए वैशाली के बारे में कभी ज्यादा कुछ मालूम नहीं किया। अब मानसी की बहन नहीं है तो वो कौन है, कहां से आई है, इसके बारे में मैं कुछ जानता नहीं साहब। ठीक है, जाओ। राणे, ये भी तो हो सकता है कि उसकी कोई दोस्त हो जिसको बहन बना के इंट्रोड्यूस किया हो। सर लेकिन दोस्त को वो दोस्त कह के भी इंट्रोड्यूस करवा सकती थी, बहन बनाने की क्या जरूरत पड़ी? ये जानने का सिर्फ एक ही तरीका है, मानसी के घर को सर्च करना पड़ेगा, वहीं से पता चलेगा कि ये वैशाली कौन है। आला बंदे। हाँ सर। थोड़ा सर्च करो। सर मुझे लगता है ये मकान मालिक सतीश हमसे झूठ बोल रहा है। पूरा घर छान मारा, सारा सामान एक ही लड़की का लग रहा है, एक ही साइज के कपड़े। अगर 2 लड़कियां रहती तो कम से कम टूथब्रश तो 2 होते, और टॉवेल भी एक ही है सर। मैंने आड़ोस पड़ोस में सबसे पूछताछ की, लेकिन वैशाली के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। और हाँ सर, मानसी के बारे में जब मैंने पूछा तो लोगों का कहना है कि वो किसी के साथ मिक्सअप नहीं होती थी। तूने तो कहा था कि वैशाली के बारे में पूरा मोहल्ला जानता है, लेकिन तेरे अलावा मोहल्ले में वैशाली को कोई नहीं जानता, और तूने तो वैशाली का चेहरा भी आइडेंटिफाई कर लिया। साहब दरअसल वैशाली दिन भर घर में रहती थी, बाहर नहीं निकलती थी ना। तो अब तू ये भी बता दे कि क्या किया तूने उसके साथ? किसके साथ? वैशाली के साथ। बाकी की बॉडी कहाँ है उसकी? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं सिर्फ भाड़ा लेने के लिए जाता था, उधर ही वैशाली दिखती थी, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जाता साहब। तेरा चक्कर था उसके साथ? नहीं साहब, मेरा चक्कर नहीं था। झूठ मत बोल, तेरा वैशाली के साथ चक्कर था, और तुम दोनों में ऐसा कुछ तो हुआ जिस वजह से तूने वैशाली का किस्सा ही खत्म कर दिया। और इत्तेफाक की बात देख, मानसी के मिसिंग के बारे में हम तेरे पास पूछताछ करने पहुंचे, तूने सोचा चलो अच्छा है वैशाली का किस्सा मानसी के किस्से के साथ जोड़ दिया जाए। नहीं साहब, मैं कुछ नहीं जानता, वो दोनों साथ में रहती थी, बस इतना ही जानता हूँ। आप चाहे तो उसके दोस्त से पूछ लीजिए। किसका दोस्त? मानसी का दोस्त, एक लड़का हमेशा आता था घर पे, उसने जरूर वैशाली को देखा होगा, आप उससे पूछ लीजिए ना साहब। सर, अंकुर लाटकर नाम का एक लड़का है, उसके कई सारे कॉल मानसी के कॉल रिकॉर्ड में फ्लैश हो रहे हैं। उसका एड्रेस मिल गया है, लेकिन सर उसने 10 मई के बाद मानसी को एक भी फोन नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि 10 तारीख के बाद अंकुर लाटकर मानसी के साथ ही हो और इसलिए उसको मानसी को फोन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हो सकता है, या शायद उसे पता हो कि मानसी तो मर चुकी है, तो फोन करने की जरूरत क्या है। अंकुर लाटकर जी। हाँ सर, मानसी मेरी गर्लफ्रेंड थी मतलब अब नहीं है। हमारा ब्रेकअप हो गया था, हम दोनों शादी करने वाले थे। हालांकि मेरे घर वालों को ये सब पसंद नहीं था, लेकिन मैंने साफ साफ कह दिया था कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ मानसी से करूंगा। फिर क्या हुआ? 10 तारीख के बाद तुमने मानसी को फोन क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारा रिश्ता टूट चुका था सर। तुम्हारा रिश्ता टूट गया था या हौसला टूट गया था? नहीं सर, मैं मेरे शादी के फैसले को लेकर पक्का था, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसका सच कुछ और ही होगा। अच्छा चलो ना, मुझे लेट हो रहा है। थोड़ी देर और प्लीज। अरे पिछले 20 मिनट से थोड़ी देर कर रहे हो। चलो नहीं चलो क्या ना। तुम? चलो उठो।
फोन क्यों नहीं उठा रही है मेरा? मैं पागल हूँ क्या जो तेरे को सुबह से फोन कर रहा हूँ? चल पैसा निकाल। ए प्रॉब्लम क्या है तेरी? क्यों फोन कर रहा है तू उसे? हाँ, और पैसे? कैसे पैसे? क्या चाहिए कि तुझे? चुप कर बे तू। अरे देखो क्या कर रहे हैं? ए परशोन छोड़। मैं मियाँ बीवी के झगड़े में टांग मत अड़ा वरना मुंह तोड़ दूंगा तेरा। अबे बीवी किसे कह रहा है तू? मेरे से क्या पूछता है? जिसके साथ बैठा है ना उससे पूछ। क्यों री बताया नहीं तूने उसको क्या? ये पकड़ तेरे पैसे और जाता बन यहाँ से। अंकुर मैं तुम्हें बताने वाली थी कि इतना बड़ा धोखा। अंकुर सुनो। कुछ नहीं सुनना है मुझे। हमारे बीच में अभी कुछ नहीं है, समझ में आई बात? मती मारी गई थी मेरी कि तुम्हारी वजह से मैंने मेरे माँ बाप से झगड़ा किया। पागल था मैं। और आइंदा मुझे फोन करने की या कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना, समझ में आई बात? अंकुर अंकुर सुनो। अंकुर फिर 10 तारीख के बाद मैंने उसे कॉल नहीं किया। इसके बाद क्या हुआ था वो हम बताते हैं। तुमने उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ा। तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ, उसके बाद तुमने उसे गुस्से में मारा। नहीं सर, ऐसा ही हुआ था क्योंकि 10 तारीख को जब वो सलोन गई थी तब उसका गाल सूजा हुआ था और तुमने उसे मारा इसलिए वो गाल सूजा था। नहीं सर, मैंने नहीं मारा उसे। वो तो हम पता लगा ही लेंगे, लेकिन फिलहाल तुम ये बताओ कि मानसी के किसी दोस्त या बहन वैशाली को जानते हो? वैशाली? नहीं, मैं किसी वैशाली को नहीं जानता। तुम मानसी के घर पर अक्सर आया जाया करते थे? हाँ सर। वो अकेली रहती थी या किसी के साथ? नहीं, वो तो अकेली ही रहती थी सर। सर इस अंकुर पर कितना भरोसा किया जा सकता है? अगर मानसी ने सचमुच में शादी की होती तो क्या वो अपनी माँ को नहीं बताती? हो सकता है अंकुर झूठ बोल रहा है। एक कांस्टेबल यहाँ सिविल में लगा दो, उस पर नजर रखनी होगी। वो इसलिए कि इसे पता चल चुका है कि हमें पता है कि मानसी गायब है और अगर ये इस केस में इन्वॉल्व है तो भागने की कोशिश करेगा। सर लेकिन रिस्क क्यों ले? मुझे लगता है इसे सीधा उठा ले। कैसे राणे? हमारे पास एक सर है और एक हेडलेस बॉडी है, वो भी नहीं पता किस लड़की की। और ये भी हो सकता है ना कि मानसी ने खुद अपनी माँ को नहीं बताया होगा कि वो शादीशुदा है। हो सकता है। राणे एक काम करो, मानसी जिस सैलून में काम करती है और जहाँ रहती है वहाँ आस पड़ोस में पता करो तो उसके शादीशुदा होने के बाद किसी को पता है क्या? नहीं, वो तो मैरिड नहीं थी, अकेली रहती थी। नहीं सर, कभी शादी के बारे में बताया नहीं। नहीं सर, वो शादीशुदा नहीं थी। नहीं सर, वो मैरिड नहीं थी। नहीं सर, शादी नहीं होती उसकी। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि उसकी शादी नहीं हुई थी? सब रोज बात होती थी, कभी तो कहीं तो उसके पति के बारे में बात की होती। वैशाली ने भी कभी बात नहीं की। तुम अभी भी इसी बयान पे टिके हुए हो कि कोई वैशाली नाम की लड़की उसके साथ रहती थी? अरे साहब थी, दोनों साथ में रहती थी। सब मेरी खोली है, मेरे को पता होगा ना कि कौन खोली में रहता है, इसका ख्याल तो रखना पड़ेगा ना साहब। राणे शायद ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। ना तो ये साबित हो रहा है कि वैशाली मानसी के साथ रहती थी और ना ये कि मानसी शादीशुदा थी। हाँ सर, ये लड़कियों वाला केस ज़्यादा ही उलझता जा रहा है। हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे हम ये साबित कर सके कि वो हेडलेस बॉडी मानसी की है और हमें वैशाली की बॉडी भी नहीं मिल रही है। राणे, मानसी के घर के आसपास के पैथोलॉजिकल लैब चेक करने को कहा था, वहाँ से कोई जानकारी मिली? नहीं सर, कुछ भी नहीं मिला। एक काम करो, इस खोज को आगे बढ़ाओ। सलोन के आसपास के भी लैब को चेक करो, उधर विक्रोली, विद्या विहार, कुर्ला, अंधेरी, सायन तक जाओ और इस तरफ थाने और मुलुंड तक मानसी नाम के कितनी लड़कियों ने टेस्ट करवाया होगा। अगर किसी का भी ब्लड सैंपल हमें मिल गया तो 100% ना से 50% तो ये पता चल जाएगा कि नहीं मानसी की बॉडी है या नहीं। अगर तीर निशाने पर लग गया तो हमें एक दिशा तो मिल जाएगी। मानसी गायब थी जिसका अभी तक कोई पता नहीं लग पाया था। एक बिना सर की डेड बॉडी थी पुलिस के सामने और वो थी किसकी, ये सवाल मुंह उठाए खड़ा था। सतीश का बयान संदेहजनक था। उसके मुताबिक मानसी वैशाली नाम की एक लड़की के साथ रहती थी, लेकिन इस बात का कोई भी ठोस सबूत नहीं था। डेड एंड पर आकर रुकी पुलिस ने अपना नसीब आजमाया। उन्होंने सारी मुंबई की लेबोरेटरीज में खोज शुरू कर दी और इस बार पुलिस को 1000 से भी ज्यादा लेबोरेटरीज में से बस एक मैच ढूंढ निकालना था। ढूंढना बहुत मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं और आखिरकार पुलिस को सफलता मिली। सर देखिए, ब्लड रिपोर्ट, शुगर लेवल, कैरेटिन लेवल, थायराइड फ्लूइड सब मैच हो रहा है। 80% कंफर्म है कि ये मानसी सुर्वे की बॉडी है। राणे, अब इसका सर हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। सर लेकिन कहाँ ढूंढेंगे? ये मानसी की माँ किस लॉज में रुकी है? ये सुजाता सुर्वे कौन से रूम में?
लेके जाओ मैडम। औरत पे हाथ उठाता है नामर्द कहीं का। हाथ उठाया उस पे, बीवी है वो मेरी, और मारूंगा उसे। और मारेगा उसे, और मारेगा उसे। उसे कितनी बार समझाया मैं कि उस कलमोई मानसी अपने को कोई संबंध नहीं रखने का है, बात क्या को नहीं सुनती वो मेरा। अपनी बेटी से इतनी नफरत क्यों करता है तू? उसने काम में ऐसा किया है, मेरे खानदान का मुंह काला करके रख देती वो लड़की। क्या किया था उसने? चपरासी के लड़के के साथ चक्कर था उसका, कितनी बार समझाया उसको, तो और उसकी माँ भी उसकी तरफदारी करती थी। मुझे तो शक है कि मानसी के घर से भाग जाने में ये सुजाता ने उसकी मदद की होगी। नहीं छोड़ूंगा उसे मैं। किसे? मानसी को या उसकी माँ को? उसकी माँ को। हाँ, सही बोला, क्योंकि मानसी को तो तूने पहले ही मार दिया। मानसी मर गई। ज्यादा नाटक मत कर, सच बता। वो सच में मर गई क्या? हाँ, उसे तूने मारा और मारने के बाद उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। शरीर कहीं और फेंक दिया, सर कहीं और। बोल, सर कहाँ फेंका? मैंने नहीं मारा उसे। 11 तारीख को कहाँ था तू? मैं गांव में था। सच बोल, कहाँ था तू? बोला ना, मैं गांव में था। वो गांव में एक शादी थी, सब लोगों ने देखा है मुझे, पूछ सकते हैं आप किसी से भी। तुझे पहले से पता था ना मानसी शादीशुदा है? अब वो शादीशुदा रहे या कुएं में जाके जान दे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जिस दिन घर छोड़कर भागी उसी दिन वो मेरे लिए मर गई थी। सर सिर्फ एक ही आदमी कह रहा है कि मानसी की शादी हुई थी, और सिर्फ एक ही आदमी ये भी कह रहा है कि मानसी वैशाली के साथ रहती थी। ये दोनों लड़कियां तो गुत्थी बन के सामने खड़ी हुई हैं। हाँ सर, इन दोनों लड़कियों के बारे में कोई पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। यशवंत सूर्य का ठिकाना एक बार क्रॉस चेक करो, पता करो 11 तारीख को कोल्हापुर में था कि नहीं। लोकल पुलिस स्टेशन से भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना। अगर वो कोल्हापुर में था तो उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। उसके कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल टावर लोकेशन भी पता कर लो। सर, एक लड़की की बॉडी मिली है। कम से कम 3-4 दिनों से बॉडी पड़ी होगी यहाँ। सर मुझे लगता है कि ये बॉडी वैशाली की हो सकती है। अभी के अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजो और देखो कल तक रिपोर्ट आ जाए। ओके सर। सर अंकुर का और मानसी का कॉल रिकॉर्ड, और इन कॉल रिकॉर्ड से ये पता चल रहा है सर दोनों ने इस एक पर्टिकुलर नंबर पर कॉल किया है। किसके नाम से ये नंबर? सर ये नंबर तो मानसी के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। मानसी के पास कोई दूसरा नंबर है, इस बात की चर्चा तो किसी ने भी नहीं की। सर अंकुर ने कहा था कि 10 तारीख के बाद उसने मानसी को कॉल नहीं किया है, लेकिन 11 तारीख को अंकुर ने इस नंबर पर फोन जरूर किया है। एक काम करो, इस नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। हो सकता है ये नंबर मानसी के नाम से रजिस्टर्ड हो, लेकिन इस्तेमाल कोई और कर रहा हो। कौन? वैशाली? ये वैशाली नाम की कोई लड़की है तो तभी साबित हो पाएगा ना, जब सर और डेड बॉडी मैच कर जाए। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, आपने अर्जेंट मंगवाई थी ना? रानी, ये डेड बॉडी और सर तो एक ही इंसान के हैं। रानी, इसका मतलब ये वैशाली की ही बॉडी है जिसके बारे में सतीश हमें बता रहा था। और एक बात और प्रूफ हो रही है कि एक ही तरीके से दोनों को मारा है। रानी, ये तो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। क्या? सर मुझे लगता है कि इसमें मकान मालिक सतीश साहनी का ही हाथ होगा। साहब, मैंने क्या किया? मानसी ने तेरी खोली का 8 महीने से भाड़ा नहीं दिया था और फिर भी तूने मानसी से खोली खाली नहीं करवाई, क्यों? साहब तो इसमें बुरा क्या किया साहब? मैंने अच्छी लड़कियां थी, सोचा पैसे आएंगे तो भाड़े दे देंगे हम लोग। और साहब मैं अकेला आदमी हूँ, मुझे लगता कितना है साहब। झूठ बोल रहा है तू। सब मानसी को तू पसंद करता था इसलिए कर रहा था सब? नहीं साहब, मुझे मालूम था कि उसका चक्कर है, फिर मैं ऐसा क्यों करूंगा साहब? चल मानसी को छोड़ दे, वैशाली की बात करते हैं। पसंद करता है ना तू उसे? अरे नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं था। देख, हमें वैशाली की डेड बॉडी मिल चुकी है और हमें यह भी पता चला है कि जब वो मरी थी तो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। क्या है ये सब? कौन है वैशाली? और तेरे वजह से प्रेग्नेंट थी ना वो? सच सच बोल, वरना पुलिस स्टेशन ले जाके इतना मारूंगा ना कि फिर बोलना भूल जाएगा तू। नहीं साहब, मेरी वजह से कोई प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है? 7 साल पहले मैंने अपनी नसबंदी करवा ली थी साहब। अगर ऐसा था तो वैशाली मानसी की बहन है, ऐसा झूठ क्यों बोल रहा था तू? साहब ये बोल बोल के मैं कंटाल गया हूँ। दोनों बहनें थी, यही रहती थी साहब। अब
वो लड़के को ढूंढो ना साहब, वो बताएगा आपको। देख, हमने उस लड़के को भी ढूंढ लिया है। अंकुर लाडकर नाम है उसका, और उसी ने हमें बताया कि मानसी यहाँ अकेली रहती थी। तो उसे पूछो ना साहब, मानसी जब काम पर जाती थी तो उसके घर में किससे मिलने जाता था? तूने तो कहा कि मानसी अकेले रहती थी, तो जब वो घर पे नहीं रहती थी तो क्या टीवी देखने जाता था? बोल। सब वो मैं वो वैशाली से कभी कभी मिलने चला जाता था वहाँ। तो इसका मतलब है कि मानसी के साथ वैशाली भी वहां रहती थी? हाँ सर। कौन थी वो उसकी बहन? वो उसकी मेड थी, लेकिन मानसी उसे अपनी बहन की तरह रखती थी। और तो बीबी की तरह? देख, हमें वैशाली की लाश मिल चुकी है, और यह भी पता चला है कि जब वो मरी थी तब 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। तू उसे मिलने जाता था ना, वो तेरे वजह से प्रेग्नेंट थी ना? नहीं सर। हाँ, और इसी वजह से तुमने हमसे झूठ बोलने की कोशिश की कि वैशाली नाम की कोई लड़की है ही नहीं, हमें गुमराह करने की कोशिश की। नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। राणे, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसका ब्लड सैंपल हमें डीएनए टेस्ट के लिए भेजना पड़ेगा। नहीं सर, हो सकता है कि वो मुझसे प्रेग्नेंट हुई हो, लेकिन मेरी इसमें कोई गलती नहीं है सर। मैं जाता था वैशाली से कभी कभी गप्पे मारने के लिए, लेकिन एक दिन वैशाली व्हाट हैपेंड? वैशाली क्या कर रही है तू? व्हाट आर यू डूइंग? कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ ना? वैशाली, ये गलत है। कुछ गलत नहीं। लिसन टू वैशाली व्हाट है? क्या कर रही है तू? क्या गलत है अंकल? ये गलत है। क्यों अंकल? मानसी का प्यार सही और मेरा प्यार गलत? वैशाली, ये गलत है। मैं मानसी से प्यार करता हूँ। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की सर। वो इतनी डेस्परेट हो चुकी थी कि उसने मुझे सोचने का मौका तक नहीं दिया। उसके बाद वो खुद गिल्टी फील करने लगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम प्लीज ताई को ये सब मत बताना, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं तुझे पाया पड़ती, प्लीज। क्या करती है शांत बस। देख, गलती मुझसे भी हुई है, बट वैशाली समझने की कोशिश कर। मैं मानसी से बहुत प्यार करता हूँ। ये सब वो सहन नहीं कर पाएगी। उसे पता चला ना कि हम दोनों के बीच में ये सब हुआ, उस वजह से मुझे वो छोड़कर चली जाएगी। आज के बाद हम इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे। बस इतना ही। और एक ही बार हुआ सर, इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ कि वो मुझसे प्रेग्नेंट हुई थी या किसी और से। लेकिन हम श्योर हैं, वो तुझसे ही प्रेग्नेंट थी। मानसी को यह बात पता थी और इसलिए तुमने उन दोनों को रास्ते से हटा दिया। नहीं सर, मैं कसम खा के कहता हूं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तुम झूठ बोल रहे हो और हमें फिर से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो, और इसीलिए तुमने उसकी शादी की बात उठाई ताकि हमें यकीन हो जाए कि मानसी गलत लड़की है। नहीं, मेरा यकीन मानिए, मैं खुद मानसी के पति से मिल चुका हूँ। ठीक है, तो उसका स्केच बनवा सकते हो ना? हाँ। हेलो, अच्छा ठीक है सर, यशवंत सुरवे के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। मैं नहीं आया मुंबई। तू मुंबई नहीं आया था तो तेरा फोन अकेला आया था यहाँ पर? बोल। और तो और, तू सलोन के एरिया में भी गया था जहां पर मानसी काम करती है। मानसी से मिला था ना तू? बोल, मिला था कि नहीं? हाँ, मैं मुंबई आया था। सुजाता को फोन पे बात करते हुए सुना था मैंने। तू जानती है ना अपने बाबा को? हाँ, तभी मैं दूसरे दिन मुंबई आ गया। घर से चली गई, उसके बावजूद तेरे कलेजे को ठंडक नहीं पहुंच रही क्या? जब भी तो अपने आई का पीछा नहीं छोड़ रही है, तो काय को फोन करती है उसे? बाबा मैं नाम मत है मेरा, तेरे नाम का स्नान कर चुका हूं मैं। और तेरा और हमारा ना कोई रिश्ता नहीं है। और तू अगर दोबारा अगर सुजाता को फोन करेगा तो आज ही के दिन मिलना था आपको, जिस दिन मैं सबसे ज्यादा दुखी हूँ ना। अभी सोच रही थी ट्रेन के सामने जाके ना अपनी जान दे देती हूँ। तो दे देना, कौन रोक रहा है तेरे को? तू मर जाएगी ना, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। राणे, तुमने गौर किया यशवंत ने क्या कहा? उससे मानसी ने ये कहा था कि वो जान देने की कोशिश कर रही थी, और तारीख थी 10 नवंबर, और अंकुर ने कहा कि उसी दिन उसका हस्बैंड उसके सामने आया था, जिसकी वजह से उसने रिश्ता तोड़ दिया। हाँ सर, अगर ये दोनों बातें जोड़ी जाए
तो शायद अंकुर सच कह रहा है कि मानसी शादीशुदा थी। सर, स्केच आर्टिस्ट ने स्केच बनाया है। यही था, मैं बता रहा हूँ, यही था सर। राणे, ये इसके सारे पुलिस स्टेशन में भेज दो। ये आदमी जल्द से जल्द हमारे हाथ आना चाहिए। सर मैं जाऊँ? फिलहाल तो तुम जा सकते हो, लेकिन ये शहर छोड़ के जाने की कोशिश भी मत करना, वरना फिर से पकड़े जाओगे। जी सर। रुको, ये बताओ वैशाली कहाँ की रहने वाली थी? सर एग्जैक्टली तो पता नहीं, लेकिन मानसी की बातों में कई बार कोल्हापुर का जिक्र हुआ था। सरनेम क्या है उसका, जानते हो? वो तो मैंने कभी पूछा नहीं सर। ठीक है, जाओ। जी सर। राणे, मानसी के दूसरे नंबर से कोल्हापुर में कोई कॉल हुआ था कि नहीं, पता करो। ओके सर। आखिर वैशाली थी कौन, कहाँ रहती थी, उसका मानसी के साथ कोई रिश्ता था भी या नहीं, और क्या मकान मालिक सच बोल रहा था? सर, ये मानसी के दूसरे नंबर के कॉल रिकॉर्ड है। कोल्हापुर में इस नंबर पर महीने में 2-3 बार कॉल होता है। प्रीपेड नंबर है, आउटगोइंग का पैसा 2-3 महीने से भरा ही नहीं है। किसके नाम पे ये नंबर? सर कोई प्रकाश नाम का बंदा है। ये वैशाली सकपाल का घर है? हाँ। आप कौन? मैं प्रकाश सकपाल, उसका पिताजी। लेकिन वो यहाँ नहीं रहती, वो तो मुंबई में है। मैं PSR राणे, मुंबई पुलिस से। अरे सर, आप यहाँ किस लिए? मेरी बेटी तो ठीक है ना? देखिए प्रकाश जी, वैशाली की 4 दिन पहले ही मौत हुई है। वैशाली की मौत? पुलिस मानसी और वैशाली से जुड़े हर व्यक्ति की जांच पड़ताल कर रही थी। ये सभी लोग शक के दायरे में थे, पर हत्यारा कौन था, ये ढूंढ निकालना अभी बाकी था। वैशाली की माँ को गुजरे हुए जमाना हुआ है सब। मैंने वैशाली को पाल पोस के बड़ा किया है सब। वैशाली पढ़ने में इतनी कुछ खास नहीं थी। उसको वो लेडीज का कुछ है ना, क्या बोलते हैं ना, वो बूटी ब्यूटिशियन, वो होना था उसको। फिर वो मानसी आई यहाँ पे, जिसके साथ वैशाली रहती थी, उसको वो बूटी कुछ वो सिखाना शुरू कर दिया। मैंने भेज दिया उसको, मुंबई भेज दिया। लेकिन साहब, ये मानसी को वैशाली के बारे में पता है क्या? दरअसल प्रकाश जी, मानसी की भी मौत हो गई है। क्या? सर, इन्होंने बॉडी आइडेंटिफाई कर ली है। आपकी जब बात होती थी उससे, तो क्या कहती थी वो? वो बहुत ठीक है ऐसे ही बताती थी। मानसी कितना अच्छी तरीके से उसका ख्याल रखती है, उसके अच्छाई के बारे में ही बताती थी वो। लेकिन क्या? मानसी का पति उसको बहुत परेशान करता था। हर 2-3 दिन के बाद आके पैसे मांगता था उसके पास। वैशाली को बहुत फिक्र होती थी मानसी की। क्या वैशाली ने नाम लिया कभी मानसी के पति का? हाँ साहब। क्या नाम है उसका? तो तूने नहीं मारा, 4 दिनों से तो घुमा रहा है। मैं झूठ पे झूठ बोल रहा है। मानसी के पति का झूठा स्केच बना के दिखाया, जबकि तू खुद उसका पति है। भी झूठ बोल रहा है कि तुमने उन दोनों का मर्डर नहीं किया। नहीं साहब, मर्डर नहीं किया मैंने। मैं मानसी से पैसे लेने जाता था, मानसी से पैसे लेता था, वो देती नहीं थी तो मैंने कभी कभी उस पर हाथ उठाया। और तूने अपने अफेयर के बारे में भी झूठ बोला ना? हाँ साहब, मैंने झूठ बोला था। जबरदस्ती उसने नहीं, मैंने की थी उससे। देखो, मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि रोने से कुछ नहीं होने वाला है। मैंने जो तुम्हें ऑप्शन बताया है वही हमारे पास एक आखिरी रास्ता है। हमें इस बच्चे को गिराना होगा। जाओ कुछ करो। पर मैं अकेले कैसे जाऊं? प्लीज समझने की कोशिश करो। अगर मानसी को वही सब पता चल गया ना तो मेरा खर्चा पानी बंद हो जाएगा। प्लीज। नहीं, कोई नहीं देखेगा। देखो,
मुझे मुझे जल्द से जल्द इस बच्चे से छुटकारा चाहिए, क्योंकि अगर ताई को पता चला तो बहुत त्रास होगा उसे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से दीदी दुखी हो। और मानसी को सब पता चल गया और उसने मुझे उसी वक्त वहां से बाहर निकाल दिया। इसने तेरे साथ इतना कुछ किया और तूने मुझे बताया तक नहीं। ताई मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुझे कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुझे तकलीफ हो। एक काम कर, चल पुलिस स्टेशन चल और उसने जो कुछ भी किया ना सब बताओ। चल। नहीं ताई, नहीं, किस मुंह से पुलिस में जाऊंगी मैं? ताई ताई मैं घर पड़ती हूँ, ताई प्लीज। तू यहाँ खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहा है? निकल यहाँ से। लेकिन उसके बाद उन दोनों के साथ क्या हुआ मुझे 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 सच में नहीं पता साहब। सर आपको क्या लगता है ये खून इसने किए होंगे? क्योंकि कत्ल के वक्त इसका मोबाइल लोकेशन तो घर का दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि वो घर पे मोबाइल रख के उसके बाद निकला। हाँ नहीं, अगर वैशाली प्रेग्नेंट थी और ये बात मानसी को पता थी तो ज़रूर उसे लेके वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई होगी। एक काम करो, मानसी के घर के आसपास के जितने भी गायने क्लिनिक है ना, वहाँ जाओ और चेक करो। मुझे उनके फर्स्ट विजिट की डेट और टाइमिंग चाहिए। हाँ, यही लड़की मुझसे मिलने आई थी उस दिन, लेकिन ये प्रेग्नेंट नहीं थी। उसके साथ जो आई थी लड़की वो प्रेग्नेंट थी। जो लड़की प्रेग्नेंट थी उसका नाम क्या है? वैशाली। और सरनेम? वो तो नहीं पता, लेकिन हाँ वो 3 महीने की प्रेगनेंसी थी उसकी और उसकी शादी नहीं हुई थी, तो वो अपना बच्चा गिराना चाहती थी। हाँ लेकिन केस में कुछ कॉम्प्लिकेशन थे, तो मैंने उसको सलाह दी कि 2-3 दिन सोच ले और उस लड़के से बात कर ले, फिर वो मेरे पास आए। फिर पता नहीं, वो बोल तो रही थी कि वो आएगी, लेकिन वो आई नहीं। अगर बच्चा गिराने में कोई कॉम्प्लिकेशंस थी तो ज़रूर इन लोगों ने किसी से सलाह मशवरा किया होगा। हाँ सर, और इसीलिए शायद वो डॉक्टर के यहाँ से वापस चली गई। पता करो 12 बजे के बाद वैशाली और मानसी ने किस किस को फ़ोन किया था? सर 10 तारीख की रात को मानसी के मोबाइल से इस नंबर पर रात को 12 बजे के बाद कॉल की गई और ये कॉल लगभग 45 मिनट तक चली। किसके नाम से ये नंबर? हाँ हाँ हाँ, मैंने ही मारा उन दोनों को और ये सब मानसी की वजह से हुआ था। काका वैशाली प्रेग्नेंट है, वैसे तो उसकी कोई गलती नहीं है इसमें। मेरे पति ने उस पर जबरदस्ती की और वो चुपचाप सहती गई, अपनी पूरी जिंदगी खराब कर ली और उसके साथ साथ मेरी भी। हेलो हेलो, ऐकता है ना? हाँ हाँ, हेलो बेटा। काका आप आइए और इसको यहाँ से लेके जाइए, अब मुझसे नहीं होगा। एक काम कर बेटी, तू उसको उसके चाचा के घर पे लेके जा। अरे ये वहां पे गुल खिला रही थी तो तेरी अकल के घास चरने गई थी। देखिए आप, थोड़ा आपसे बात करना बेकार है। बात करना बेकार? तू कहाँ जा रही? हाँ, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके कहाँ जाएगी तू? प्रकाश को मानसी और वैशाली के कत्ल के जुर्म में और रमेश को उसका साथ देने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। आज का हमारा देश और हमारा समाज वक्त के उस दौर से गुजर रहा है जहां एक तरफ तो हमारी बरसों पुरानी मान्यताएं और संस्कार हैं और वहीं दूसरी तरफ आधुनिकता की चकाचौंध में सबसे तेज जगमगाने की आरज़ू। कुछ सोच ऐसी है जो पीछे नहीं छूटती, तो कुछ ख्वाहिशें ऐसी हैं जो सारे बंधन तोड़कर कहीं दूर निकल जाना चाहती हैं। और जब समाज ऐसे उथल पुथल के दौर से गुजरता है तो पुलिस के लिए भी नई चुनौतियां आना स्वाभाविक है। आज हम एक ऐसे केस को देखेंगे जो कोलकाता पुलिस के लिए न सिर्फ अनूठा था बल्कि एक चुनौती भी बन गया था। एक ऐसा केस जहां पुलिस को पता था कि एक हादसा होने वाला है, वो ये भी जानते थे कि इसका शिकार कौन होने वाला है, लेकिन ये नहीं पता था कि कब, कहां, क्यों। तुम्हारी तारीफ में मुझे कुछ कहना है।
सोचता हूं उससे पहले तुम्हें ये इयररिंग्स पहना दूं। आई थिंक इसे स्विच ऑफ कर देते हैं। बाबा के 3 मिस कॉल्स। क्या? बाबा इस समय क्यों फोन कर रहे हैं? डेफिनेटली कोई जरूरी बात होगी, वरना बाबा इस समय फोन नहीं करते। कॉल करो, कॉल करो। हेलो बाबा। क्या? क्या हुआ? वो मेरी दीदी पीहू। वो सुसाइड करने वाली है। What? पीहू दी? हाँ, वो घर पे सुसाइड नोट छोड़ के कहीं चली गई है। किसी को कुछ नहीं पता। माँ बाबा बहुत परेशान है। प्लीज अनिश, तुम कुछ करो। डोंट वरी, मैं कुछ करता हूँ। कहाँ जा रहे हैं हम? डीसीपी मुखर्जी के पास। ये सब हुआ कैसे? सर, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन कुहू के पेरेंट्स को पीहू का सुसाइड नोट मिला है। सर, हमने इस केस में ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। बारासत जहां इनका घर है, वहां हमारी टीम पहुंच चुकी है। उसको अपनी फैमिली या फ्रेंड से किसी के साथ कोई नाराजगी या शिकायत थी? आपसे या आपसे कुछ तो बातें शेयर करती होगी ना, कभी कुछ ऐसा बताया नहीं। जाने से पहले आखिरी बात किससे हुई थी? सर, घर वालों को तो कुछ बताया नहीं। हाँ, रंजन उसके साथ आखिरी बार बात किया था। ये रंजन कौन है? घर का नौकर सर, बहुत पुराना है, वेरी जेन्युइन मैन। उसे बुलाइए एक बार। रंजन, क्या बोलकर गई थी दीदी तुम्हें? चिट्ठी दे के बोला कि ये बाबा को दे देना और मेरे जाने के बाद उनका ध्यान रखना। और क्या कहा था? ना, यही टुकुन बोले तो दीदी भाई चले गेलेन। ओके, तुम जाओ। वो वैसे ही चली गई और आप लोगों को कुछ पता भी नहीं चला। सर, यही तो अफसोस की बात है। हम सब शादी के तामझाम पर और गेस्ट लोगों को विदा करने में ही बिजी थे। जब रंजन ने ये चिट्ठी हमको दिया, तब हमको सब कुछ पता चला। ये है वो चिट्ठी, देखिए सर। बाबा, माँ, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और वो सब कुछ देने की कोशिश की जो आप दे सकते थे, बट मैं ही शायद उन चीज़ों के लायक नहीं थी। एवरीथिंग इज़ ओवर। हर दिन आने वाली सुबह लोगों को एक उम्मीद देती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि हर सुबह मेरा मुँह चढ़ाने के लिए आती है। बट एनीवेज, अब कल के दिन से ऐसा नहीं होगा। कल सुबह का सूरज मेरी नींद नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि मैं उसके आने तक हमेशा के लिए आंखें मूंद चुकी होंगी। सॉरी बाबा, माँ, बट आई एम कमिटिंग सुसाइड। मैं खुदकुशी कर रही हूँ। ये फैसला तो मैं 2 दिन पहले कर चुकी थी, मगर कुहू की शादी की खबर मिली। मैंने फैसला टाल दिया। वो आपकी शादी में आई थी? इसका मतलब वो कहीं और रहती थी? यस सर। कहाँ? यही कोलकाता में। उसका एड्रेस दीजिए। मैं उसका एड्रेस बहुत बार पूछा, लेकिन वो कभी बताई नहीं। स्ट्रेंज, ऐसे कैसे हो सकता है? एक अकेली रहने वाली लड़की का एड्रेस ना तो उसके पेरेंट के पास है, ना उसके बहन के पास। पर इतना तो आप लोगों को पता ही होगा कि कलकत्ता में किस एरिया में वो रहती थी। पहले सर, जब वो गुड़िया में थी, हम 1-2 बार उसके घर गए थे। फिर उसने बिना बताए उसका मोबाइल नंबर और एड्रेस चेंज कर दिया था। क्यों? क्योंकि हम चाहते थे कि वो शादी कर ले, पर वो राजी नहीं थी। ये छोटा सा शहर, यू नो, दम घुटता है मेरा यहाँ पर। आई वॉन्ट टू डू समथिंग इन माई लाइफ। शादी करना, बच्चे पैदा करना, खाना पकाना, मैं इन सब के लिए नहीं हूँ बाबा। एंड प्लीज प्लीज डोंट ट्राई टू स्टॉप मी नाउ, क्योंकि मैं अब नहीं रुकने वाली। बेटा, जिंदगी में कुछ पाना खोना अलग बात है। इंसान भले ही दुख अकेले सहन कर ले,
पर खुशी खुशी बांटने के लिए तो अपना परिवार ही होता है ना बेटा। माँ, जैसे आप अपनी खुशी से जी रही हैं, वैसे मुझे भी पता है कि मेरी खुशी किस में है, और मैं वैसे ही जीऊंगी। दीदी, पहले भी इसी कारण वो घर छोड़ के कोलकाता में नौकरी कर रही थी। हम तो बस कहने के लिए माँ बाप थे, हमें खुद ही नहीं पता हमारी बेटी क्या करती है, कहाँ रहती है। फिर उसे कैसे पता चला कि आप लोगों की शादी होने वाली है? शादी से 2 दिन पहले अचानक उसका फोन आया था। हेलो, कौन? पीहू बोल रही हूँ। पीहू दी कोथा है? परसों मेरी शादी होने वाली है एंड एवरीबडी इज आस्किंग कि तुम्हारी दीदी कहाँ है। प्लीज पीहू दी, तू ताड़ाताड़ी ऐसे जा बोले दीदी, वरना मैं शादी ही नहीं करूंगी। मैं पक्का बोल नहीं सकती, बट आई विल ट्राई। मैंने उसे बहुत मनाया और थैंक गॉड कि वो शादी से 1 दिन पहले आ गई, पर जब आई तो बहुत कमजोर लग रही थी। मैंने सोचा कि शायद सिटी लाइफ के कारण स्ट्रेस में होगी। बस वो मेरी शादी से बेहद खुश थी। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि वो ऐसा कुछ कर सकती है। सर, बड़ी अजीब केस है। कोई सुसाइड करने जा रहा है और हमको पता भी नहीं कि वो कब, क्यों और कैसे करेंगे। हम रोकेंगे कैसे? जैसे हम दूसरे क्राइम्स को रोकते हैं, सुसाइड इज ऑल्सो अ क्राइम, जिसके बारे में हमें प्री इंफॉर्मेशन है कि ऐसा होने वाला है, और ये भी पता है कि कौन करने वाला है। सर, दूसरे केस के बारे में हमें पता चलता है कौन क्रिमिनल है, कौन विक्टिम है, किसको रोकना है और किसको बचाना है। कानून की नजर में जीवन एक अधिकार है, तो वहीं आत्महत्या एक गुनाह। और अब पुलिस के लिए ये एक बड़ी चुनौती थी कि इतनी बड़ी आबादी वाले कोलकाता शहर में उसे एक लड़की को खोज निकालना जो अपनी जान लेने का फैसला कर चुकी थी। और उससे भी बड़ी चुनौती थी उसे ऐसा करने से रोकना, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि पीहू आत्महत्या करने की कोशिश कब करेगी, कैसे करेगी और कहां करेगी। और ऐसे में अब जरूरत थी तो सिर्फ उसे क्लू की जो पीहू के बारे में सही जानकारी दे सके। पुलिस के सामने 2 लक्ष्य थे। पहला, पीहू को आत्महत्या करने से रोकना, और दूसरा, उन कारणों का पता लगाना जिनकी वजह से उसने ये कदम उठाने का फैसला किया था। आपने कहा था उसका कॉल आया था, किस नंबर से? 03323512353। उसका कोई फोटो है आपके पास? हाँ। सर, नो रिस्पॉन्स। दत्तो। यस सर। ये फोटो अभी सभी थानों में और इन्फॉर्मर्स में भी सर्कुलेट कर दो, और पता करो कि ये लैंडलाइन किसका है और कहां का है। ओके सर। सर, इंफॉर्मेशन मिल गई। वो नंबर जादवपुर पीसीओ बूथ का है। जादवपुर पुलिस स्टेशन के एसएचओ को फोन करो। ओके सर। हेलो, इंस्पेक्टर दत्ता, हमें एक इंफॉर्मेशन चाहिए आपके एरिया के पीसीओ बूथ के बारे में। आप अच्छे से याद करके बताओ कि शादी के बीच उसके साथ क्या क्या हुआ था। उस दिन जब मैं दीदी को ढूंढने निकली तो मैंने देखा दीदी तू ही। कुहू, मैं आती हूँ, तू जा। और हाँ, इसके बारे में किसी को बोलना मत। ये धीरज कौन है? धीरज हमारे पड़ोसी मल्लिक काकू का बेटा। धीरज और दीदी बचपन से एक दूसरे को पसंद करते थे। बात शादी तक पहुंच गई थी, पर धीरज ने दीदी को धोखा देके किसी और के साथ शादी कर ली, और उस रात
वो अपनी बीवी चंद्रिका को साथ में लेके आया था। अभी कहाँ रहता है वो? वही हमारे घर के पास। वो हमारे 2 घर छोड़ के दाहिने हाथ में जो बंगलो है। सुनो, जाकर धीरज को सीधा थाने लेकर आओ। हैरान मत होइए। फिलहाल ये बताइए कि पीहू कलकत्ता में किस कंपनी में काम करती थी? विजडम कम्युनिकेशन। उसका एड्रेस मिल सकता है? शायद सॉल्ट लेक में किसी जगह पर हो सकता है। ओके, ठीक है सर, एड्रेस तो वही है, लेकिन पीहू ने वहां से 2 महीने पहले ही रिजाइन कर दिया। क्यों? वो तो पता नहीं सर। दत्तो सर, तुम इन दोनों के साथ रहो। ओशिमा, कम विद मी। ओके सर। मैनेजर्स केबिन। दिस वे। हेलो। हेलो सर, वो ओनर मिल गया पर अभी आउट ऑफ स्टेशन है। कब तक आएगा वो? आज रात को। सर, वो लड़की आई मीन पीहू जिंदगी में कुछ ज्यादा ही तेज दौड़ रही थी। कम समय में ही रुपया, पैसा, पोजीशन सब कुछ हासिल करना चाहती थी। अगर ऐसा था तो उसने जॉब क्यों छोड़ दी? सर, आपको तो पता ही है, ये नए जनरेशन के लड़का लड़कियां सिर्फ पैसे के लिए लॉयल रहते हैं। कहीं और से ज्यादा पैसे का ऑफर आ गया होगा, चली गई। उसके जॉब छोड़ने के पीछे कोई और कारण नहीं था तो? ठीक से याद करके बताइए। था सर। वो जाने से पहले मेरे करीब होने की कोशिश कर रही थी। मे आई कम इन सर? क्या बात है सर? नहीं, कुछ नहीं, स्ट्रेस है बस। आपको पता है सर, मैं स्ट्रेस दूर करने का एक बहुत अच्छा इलाज जानती हूँ। लेट मी ट्राई। बस 2 मिनट में आप पूरा रिलैक्स फील करो। नो, आई एम ओके। नो सर, लेट मी ट्राई। पीहू, सर, क्या कर रही हो? कुछ नहीं सर। पीहू, यू नो आई एम हैप्पीली मैरिड पर्सन। तुमने कैसे सोच लिया ये? प्लीज लीव मी। यू डोंट नो सर, आपने क्या मिस कर दिया है। सर, आफ्टर ऑल फैमिली है मेरी, मेरे भी कुछ असूल हैं। उसका एड्रेस दीजिए। पता नहीं अब वो यहाँ रहती है कि नहीं। आपके ऑफिस रिकॉर्ड में जो भी एड्रेस है वो दीजिए। वैसे ये दूसरी लड़की कौन है? वो संजना आज छुट्टी पे है। ये तो सर हमको बोलने को नहीं सकता है वो सर कहाँ क्या है, मगर सर वो एक सूटकेस लेकर निकले थे। आप क्या जानते हैं उसके बारे में? सर उससे तो हम कभी ज्यादा बात किया नहीं। तो फिर कौन बात करता था? सर देखा है वो कभी कभी काम वाली से बात करती थी, और सर वो मिसेस मुखर्जी है ना, उनसे भी बात करती थी। सर क्या हुआ, एक दिन सर उन लोगों के बीच बहुत झगड़ा सा हो गया, उसके बाद सर कभी देखा नहीं। बाबा, हमको ये सब पुलिस के झमेले में नहीं पड़ना है। देखिए मैम, अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगी तो हम आपको थाने में नहीं बुलाएंगे। अब बताइए कि उसने घर कहाँ शिफ्ट किया होगा? हमें सच में नहीं पता। पर वो तो आप लोगों से काफी बातें किया करती थी। शुरू में, पर बाद में उसका आना हमें पसंद नहीं था। क्यों? देखिए, एक्चुअली हमारी प्राइवेसी खत्म होती है। दूसरा, वो नशेबाज लड़की थी।
रात को दारू मंगा कर पीती थी। ऐसी लड़की लोगों का तो कैरेक्टर ठीक होता नहीं है। उस पे जैसे उसने देखा कि मेरे हस्बैंड अच्छा कमाने वाले हैं, उसने उन पे डोरे डालना शुरू कर दिया। पर मैंने भी उसको अच्छे से बता दिया कि मेरे परिवार के ऊपर नजर डालेगी तो मैं उसकी ईंट से ईंट बजा देगी। पीहू के बारे में अब तक जो भी जानकारी सामने आई थी, उससे ना सिर्फ पीहू का किरदार बल्कि पूरा केस ही पेचीदा होता जा रहा था। पीहू के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था सिवाय इस बात के कि वो आत्महत्या करने जा रही थी। अब क्या होगा सर? एक उम्मीद है, संजना। वैसे ये दूसरी लड़की कौन है? वो संजना आज छुट्टी पे है। डेफिनेटली वो पीहू के बहुत ही क्लोज थी। कम ऑन क्विक। आई एम ओशिमा, सब इंस्पेक्टर, एंड ही इज डीसीपी मुखर्जी। हमें आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए एंड आई होप आप कोऑपरेट करेंगे। रंजीत, इसे पहचानते हो? सर ये तो पीहू है। इस समय कहाँ है वो? सर वो तो पता नहीं, पर इसने किया क्या है? किया नहीं, करने वाली है सुसाइड। आपको इसका एड्रेस तो पता ही होगा। नो आइडिया सर। एक्चुअली सर बीपीओ छोड़ने के बाद उसके साथ कोई खास कनेक्शन नहीं रहा हमारा। मतलब उसके बाद से आपसे उससे कोई मुलाकात नहीं हुई? सर ऐसा कुछ नहीं है। वो आज शाम ही हमारे घर आई थी, लेकिन हमने उसे अवॉइड किया। क्यों? प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम नहीं थी, वो बहुत नेगेटिव हो गई थी। जब भी मिलती थी हमेशा अपने फ्रस्ट्रेशंस ही निकालती रहती थी। ओए एक बार। नो यार अब कौन आ गया? शिट यार, पीहू। शिट यार इतने दिन बाद टाइम मिला इसको अभी आना था। आइए तो चली भी जाएगी। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम यार। इग्नोर। उसके बाद से उसका कोई फोन कॉल या फिर कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? नो सर, अगर मुझे पता होता कि वो इतनी परेशान है तो मैं जरूर उससे मिल लेती। फिलहाल हम जा रहे हैं। अगर पीहू के बारे में कुछ याद आए, अगर वो कॉल करे तो तुरंत हमें फोन करना। पर सवाल यह है कि पीहू अगर सुसाइड करने का फैसला कर चुकी थी तो वो संजना से क्यों मिलना चाहती थी? सर मेरा ख्याल है वो दोनों कुछ छुपा रहे हैं। दोनों पर नजर रखो। यस सर। कुछ ना कुछ बातें जरूर बाहर आएगी। कुछ पता चला? सर आप जो पूछोगे मैं सब बता दूंगा। प्लीज मेरी वाइफ को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तुम सब कुछ सच सच बता दोगे तो तुम्हारी बीवी को बुलाकर पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सर दरअसल शादी के एक रात पहले जब मैंने पीहू को साड़ी में देखा तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और दीदी तू ही? कुहू मैं आती हूँ, तू जा। और हाँ, इसके बारे में किसी को बोलना मत। चलो तुमसे बात करने का मौका तो दिया। शट अप एंड बिहेव। मैं अब तुम्हें ये बोलना चाहती हूँ that I hate you. I hate all men. सभी मर्द एक जैसे होते हैं। Look at yourself. अपनी बीवी होते हुए भी दूसरी के पीछे लात टपका रहे हो। पर उसने ऐसा क्यों कहा था कि सभी मर्द एक जैसे होते हैं? इंस्पेक्टर बोस ने एकदम सही कहा। पीहू ने ऐसा क्यों कहा?
कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं? हेलो सर, पीसी ओनर आ गया है और पीहू के घर का एड्रेस भी मिल गया है। सर, जादवपुर जाना होगा, पीयू का एड्रेस मिल गया है। लेट्स मूव। सर, पीहू के पेरेंट्स कोलकाता के लिए रवाना हो चुके हैं, तो क्या हम उन्हें जादवपुर बुला लें? यस, लेट्स मूव। ओके सर। जादवपुर पुलिस को उसका एड्रेस कैसे मिला? वहाँ से पीहू के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है सब निकालो। सर, हमने ऑलरेडी अपने एक आदमी को भेज दिया है, वो पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल लेगा। ही इज आवर टॉप मोस्ट एंड बेस्ट इन्फॉर्मर। सर, पलटू है, वो चाय वाला जो बिल्डिंग है उसका नया वॉचमैन। तेरी पीने वाली मैडम आई नहीं क्या? आएगी काहे नहीं, हमने आदत जो लगवा दिया है तो साली एकदम टनटनाट। छोटी कपड़ा पहन के कि वो सामने से जाती थी ना, उसका पैर देखकर पूरा बदन खुजाने लगता था। और ऊपर से है वो अकेली और बेवड़ी भी है। मेरी बिल्डिंग में भी एक ऐसी ही है, पर साला डर लगता है कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अरे दुत, हमें भी पहले ऐसा लगता था, फिर एक दिन क्या हुआ, हिम्मत बढ़ा के आगे बढ़ गए, फिर पूछो मत क्या क्या होने लगा। आपका फोन बंद था इसलिए मैं ही खुद आ गया। ये आप ही का है ना? हाँ, कितने पैसे हुए? फिक्र मत कीजिए, पैसा मैंने दे दिया। दे दिए? क्या मतलब? वो कहा है मैडम के हमने सोचा कि अगर ये चीज आपको नहीं चाहिए तो हमारा काम में लग जाएगा। तो तुम रात में दारू पीते हो? नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है कि रात में ठंडी बहुत होती है, 2-4 घूंट मार लेते हैं तो गर्मी आ जाता है। तुम एक काम करो, अपने ये पैसे रख लो। अब ठंड लगेगी तो क्या करोगे? Cheers! अब तो ठंड नहीं लग रही है ना? इतना सा में गर्मी थोड़े ही ना आएगी। अब बताओ। अब क्या बताऊं, पता है मैडम। और माँ कसम, किस्मत हो तो तेरे जैसा। एओ, नया वाला उम्मीदवार कहाँ गया? सलाम साहब। हाँ बोल, क्या बोल रहा है? सर, वो कह रहा था कि पीहू को उसका नशा हो गया है और हर रोज पीहू के साथ अय्याशियां करता है। हाँ, मस्त राम पढ़ के उसकी कहानी सुना रहा है वो। चलो हम उसे अपनी कहानी सुनाते हैं। ए, जाएगा अंदर के, जा जा जा, चल चल जा। अब बोल, रात में दारू पी के क्या क्या करते थे? बोल। सर, मैंने कुछ नहीं। बोल, तूने कुछ नहीं किया तो थोड़ी देर पहले पीहू के बारे में जो ज्ञान बांट रहा था वो क्या था? सब कुछ सच सच बता, वरना बैठने लायक भी नहीं रहेगा तू। बोल 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 बोल। बताता हूँ सर, मैंने पीहू मैडम के घर में गया था। तुम एक काम करो, अपने ये पैसे रख लो। पैसे से क्या होगा मैडम, बस 2-4 घूंट मिल जाती तो। मैडम ने जोर से एक लाफा मारा और घर से निकाल दिया। सर, हमें सीधे उनके फ्लैट में जाना है। पीहू के पेरेंट्स और बाकी लोगों को बुला लो। ओके। इसको भी लेके चलो। चल। इसका मतलब उसने पहले फांसी लगा के मरने की सोची थी। उसको आखिरी बार कब देखा था तुमने? सर, मैंने उसे 4 दिन से एकदम नहीं देखा। यानी 4 दिन पहले जब उसे शादी की खबर मिली तो उसने अपना इरादा बदल दिया होगा। मगर सर, सवाल यह है कि आखिर हुआ क्या उसके साथ जो अपनी ही जान लेने में तुली हुई है? उसने स्लीपिंग पिल्स की पूरी बोतल खरीदी थी। पीहू ने स्लीपिंग पिल्स की बोतल खरीदी जरूर थी, मगर उसका इस्तेमाल नहीं किया था।
इसलिए नींद की गोली खाकर आत्महत्या की संभावना खत्म हो चुकी थी। रही बात आग से अपने आप को जलाने की, तो इस संभावना को उसके पिता ने नकार दिया, क्योंकि वो जानते थे कि बचपन में एक बार आग से हाथ झुलस जाने की वजह से पीहू के मन में आग को लेकर डर बैठ गया था। ऐसे में डीसीपी के मन में ये सवाल आया, कहीं पीहू गंगा या किसी दूसरी वाटर बॉडी में कूदकर आत्महत्या तो नहीं कर लेगी। सर, वो बहुत अच्छी स्विमर थी। मतलब ये भी नहीं हो सकता। और तभी पुलिस को एक ऐसी खबर मिली जिसने उनकी अब तक की सारी कोशिशों और सभी थ्योरीज को धराशायी कर दिया। सर, एक लड़की एज अराउंड 24 ने एक बिल्डिंग की छत से कूदकर सुसाइड कर लिया है। ये देखकर कि जिस लड़की ने आत्महत्या की है वो कोई और है, पीहू के पिता को उम्मीद बंधी कि शायद उनकी बेटी पीहू सही सलामत है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी एक कड़वा सच था कि किसी दूसरे पिता की आस बुझ गई थी। उसे सुसाइड करना है, पर अब तक उसने किया नहीं। इसका मतलब है कि उसे किसी चीज का इंतजार है, पर किस चीज का? कुछ तो है जो बेहद कॉम्प्लिकेटेड है। भाई, उसके घर में और कौन कौन आता जाता था? एक आदमी आता जाता था, 2-3 बार आके गया। सर, उसका कार का नंबर अजीब सा है, 2151। मतलब कि सर, अगर आप पढ़ के देखो तो लगता है कि राज लिखा है। एक मिनट, फिर से बोल नंबर, फिर से बोल। सर, 2151 सर। 215। सर, मुझे लगता है ये नंबर आज ही कहीं देखा है। कहाँ? आई एम रियली सॉरी सर, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। ये गलती नहीं, क्राइम है। और अब अगर तूने सच सच नहीं बताया ना, तो सीधा अंदर जाएगा और तेरा पूरा करियर खत्म हो जाएगा। हाँ सर, बताता हूँ सर, सब बताता हूँ। सर, मुझे अपनी शिफ्ट चेंज करनी है। सी, ये तुम तीसरी बार शिफ्ट चेंज करवा रही हो। इट्स नॉट डन। बट कर दूंगा। आई विल डू इट अगेन। थैंक यू सर। लेकिन पीहू, ये तुम आजकल इतनी परेशान क्यों रहती हो? नथिंग सर, शायद स्ट्रेस। यू नो पीहू, मेरे पास ना स्ट्रेस दूर करने का एक बढ़िया इलाज है। बस 2 मिनट में तुम रिलैक्स फील करने लगोगी। लेट मी ट्राई। बैठो। बट सर। कम ऑन पीहू, तुम बस बैठी रहो। रिलैक्स। सर प्लीज। क्या कर रहे हैं सर? आपकी फैमिली है, शादीशुदा है आप। एंड हाउ कैन यू डू दिस? ओके, बट तुम तो मैरिड नहीं हो, फिर ये लॉयल्टी किसके लिए? पीहू, आई एम द बॉस। मुसीबत में पड़ जाओगी, समझ गई ना? बॉस थे, हो नहीं। मैं तुम्हारी नौकरी छोड़ रही हूं इसी वक्त। ये रहा इस्तीफा। सभी मर्द एक जैसे होते हैं। आई एम सॉरी सर। डोंट वरी, हमारे लॉकअप में तुम्हारा अच्छे से मसाज होगा। सो रिलैक्स, ओके? सारे मर्द एक जैसे होते हैं। आई एम श्योर, हो न हो पीहू के साथ कोई और बड़ा भी धोखा हुआ है। हेलो सर,
अभी अभी रंजीत को पीहू के घर जाते देखा है। ओके सर, रंजीत को पीहू के घर जाते हुए देखा गया है। वही हुआ जो हमने सोचा था। देखो, जब संजना के घर में दोनों ने एक दूसरे को बचाने की कोशिश की थी, वो आज शाम ही हमारे घर आई थी, लेकिन हमने उसे अवॉइड किया। तभी हमें शक हुआ था। रंजीत ने बोला था कि पीहू का नया एड्रेस उसे नहीं मालूम। एक्चुअली सर, बीपीओ छोड़ने के बाद उसके साथ कोई खास कनेक्शन नहीं रहा हमारा। पर वो वहां गया। एक काम करो, उसे सीधे पुलिस स्टेशन बुलाओ और वो वहीं पर सब सच बताएगा। सर, मैं और पीहू रिलेशनशिप में थे। सर, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि हमारे अलग होने के बाद वो मेरी वजह से सुसाइड का स्टेप ले लेगी। आई वॉन्टेड टू स्टॉप हर, लेकिन अच्छाई का नाटक छोड़ और सीधे सीधे बता। यार पीहू, देखो, ये लव और रिलेशनशिप तक तो ठीक है, लेकिन मुझे ना ये शादी के चक्कर में नहीं पड़ना। और जैसे हम लोग रह रहे हैं उसमें शादी की जरूरत है क्या? तुम मेरे साथ हस्बैंड वाइफ की तरह महीनों रह सकते हो, मगर मुझसे शादी नहीं कर सकते। Why? नहीं कर सकता यार, नहीं कर सकता। और पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें मुझे लेके पता नहीं अजीब सा पागलपन, ऑब्सेशन है। तुम चाहती हो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बन के रह जाऊं, ना किसी से मिलूं, ना कहीं घूमने जाऊं। क्यों? क्या चाहती हो तुम? मुझे तुम्हारी बंदिश बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। गेट दैट स्ट्रेट। झूठ बोल रहे हो तुम। इट वाज यू जिसके कारण मुझे अपने सारे फ्रेंड से अपने रिलेशन तोड़ने पड़े, मुझे सबसे अलग कर दिया, और अब तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। देखो पीहू, तुम्हारी और मेरी थीम बहुत अलग है और मैं ये रिलेशनशिप और कैरी नहीं करना चाहता। इट्स वेरी लाउड एंड क्लियर। और मैं तुम्हारा बच्चा जो अपने पेट में कैरी कर रही हूँ, उसका क्या? बोलो। इसका मतलब है वो प्रेग्नेंट है? सर, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। शायद मैं और पीहू। ओह, शट अप! दत्तो, जितने भी इन्फॉर्मर्स और पेट्रोलिंग टीम्स है, सबको रीचेक करो। जहां तक मुझे अंदाजा है, शी इज वेटिंग फॉर मॉर्निंग, क्योंकि उसने चिट्ठी में लिखा था कि सुबह का सूरज उसकी मौत देखेगा। जरा गौर से सोचो, ऐसा क्या है जो सिर्फ सुबह हो सकता है? सर, लोकल ट्रेन चलती है। राइट। और आत्महत्या करने की एक बड़ी जगह रेलवे ट्रैक भी है। हेलो, एक कुली ने खबर दी है कि एक यंग लड़की कृष्णा मोहन रेलवे स्टेशन के पास पटरियों पर चली जा रही है। दत्तो, इट्स टाइम फॉर एक्शन। लेट्स मूव। हम भी आ रहे हैं। चलो। सॉरी, मैं आप लोगों को साथ नहीं ले जा सकता। पुलिस की कार्रवाई में इमोशन की कोई जगह नहीं है। चलो जल्दी। पुलिस को खबर मिली कि पीहू के हुलिये से मिलती जुलती एक लड़की कृष्णा मोहन रेलवे स्टेशन की पटरियों पर चलते हुए देखी गई है। स्टेशन पर पहली लोकल के आने में 10 मिनट बाकी थे। इसका मतलब था कि पुलिस के पास सिर्फ इतना ही समय था जिंदगी और मौत के बीच फैले इस 20 किलोमीटर के फासले को तय करने के लिए। और अब सवाल सिर्फ एक जिंदगी का नहीं था, बल्कि एक नन्हा सा जीवन और भी था जो पीहू के पेट में सांस ले रहा था। क्या कोलकाता पुलिस इस फासले को तय कर पाएगी? हेलो, आप किसी भी तरह उस लड़की को उस आने वाली ट्रेन के ट्रैक से दूर रखो। ए लड़की, रुक जाओ, उधर मत जाओ, उधर ट्रेन आने वाली है। फास्ट फास्ट फास्ट। वक्त बहुत कम है, जल्दी करो। सर, लड़की इस तरफ गई है। आइए सर। हाँ सर, इस तरफ। मुझे चंद्रिका के बजाय तुमसे ही शादी करनी चाहिए थी। तुम मेरे साथ हस्बैंड वाइफ की तरह महीनों रह सकते हो, मगर मुझसे शादी नहीं कर सकते। Why? नहीं कर सकता यार, नहीं कर सकता। And please don't try to stop me now, क्योंकि मैं अब
नहीं रुकने वाली। सभी मर्द एक जैसे होते हैं। अगर परिभाषा में जाएं तो अपनी ही मृत्यु का कारण बनना आत्महत्या कहलाता है। अक्सर जिसकी सबसे बड़ी वजह होती है निराशा, मानसिक बीमारी या फिर नशीले पदार्थों का सेवन। और अगर आंकड़ों की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में होने वाली आत्महत्याओं में से 21% आत्महत्याएं हमारे देश में होती है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। सन 2012 में हमारे देश में तकरीबन 2,58,075 लोगों ने आत्महत्या की, जिसमें से लगभग 37% लोग 30 साल की उम्र से कम के थे। ये बेहद चिंताजनक स्थिति है, लेकिन इसे रोकने की जिम्मेदारी कानून से पहले हमारे घर, परिवार और हमारे समाज की है। अगर हम पीहू के केस के जरिए इस हालात को समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले उसके परिवार को चाहिए था कि पीहू के बदलते हुए व्यवहार के कारण को जानने की कोशिश करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तुमने कैसे समझ लिया कि तुम्हारी जिंदगी पे सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार है? तो मैं और क्या करूं माँ? किस लिए जिंदा रहूं मैं? जिसको देखो वही धोखा देता है। हर कोई गलत समझता है मुझे। आई एम नॉट फिट फॉर दिस वर्ल्ड। मुझे नहीं जीना है माँ, नहीं जीना है मुझे। तुम जिंदगी में बड़ा कुछ करना चाहती थी ना, पर जब मौका आया तो तुमने क्या किया? रंजीत के साथ शादी करने की जिद में तुम फिर से वही जिंदगी जीने लगी जिसके लिए तुमने अपने माँ बाप, घर, परिवार सबको छोड़ दिया था। जरूरत इस बात की भी है कि हम अपने बंद होते दायरों से बाहर निकलें, बहानों को पीछे छोड़ते हुए मिलजुल कर एक साथ बैठें और एक दूसरे को इस बात का विश्वास दिलाएं कि हर सुख दुख में हम उसके साथ हैं। इसके अलावा एक व्यक्ति के रूप में भी हमें अपने आप पर विश्वास रखना होगा कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन अपने कठोर परिश्रम से और सूझबूझ से उन्हें बदला जरूर जा सकता है। पीहू, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मैं अपनी जिम्मेदारियों से इतने दिनों से भाग रहा था, लेकिन अब मैं तैयार हूँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए। प्लीज मुझे माफ कर दो। रंजीत ने पीहू से माफी मांगी और शादी करके होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी उठाने का भी वादा किया, लेकिन पीहू ने शादी से इनकार करते हुए ये फैसला किया कि वो अपने बच्चे को जन्म देगी और खुद ही उसकी परवरिश भी करेगी, और उसके इस फैसले में उसका परिवार भी उसके साथ था। पीहू ने इस केस में किसी के भी खिलाफ किसी भी तरह की रिपोर्ट लिखवाने से साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से कानूनी रूप से किसी को कोई सजा नहीं मिली। लेकिन पीहू के बॉस राज के खिलाफ उसके सभी कर्मचारियों ने एडमिनिस्ट्रेशन से शिकायत की और उसे उसकी नौकरी से हटा दिया गया। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।